Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 2 of class 7th history, and the chapter's name is New Kings and Kingdoms. So first of all, if you haven't watched the first chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, New Kings and Kingdoms. तो जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में वी विल बी स्टडिंग अबाउट न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो अब किस तरह के किंग्स एंड किंगडम्स? तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इस पूरी 7th क्लास के हिस्ट्री में वी विल बी स्टडिंग अबाउट द चेंजेस दैट टुक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 years फ्रॉम 700 to 1750। सो अब इस सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह इस पीरियड में, ये जो 1000 years वाला पीरियड था, इस पीरियड में किस तरह न्यू किंग्स एंड किंगडम्स इमर्ज होकर आए। राइट, तो 7th सेंचुरी के बाद से काफी सारी नई नई डायनेस्टीज थी, वो इमर्ज होकर आई हमारे सब कॉन्टिनेंट में। और किस तरह की जो डायनेस्टीज थी, कौन कौन सी मेजर डायनेस्टीज थी, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि ये हो गई चामनास, गुर्जर, प्रतिहारास, चंदेलास, राष्ट्रकूतास, छोलाचेरा पांड्यास, देन यहाँ पे अनारता, पालास। तो आप इसमें आपको देख सकते हो राइट कि कौन कौन सी जो मेजर डायनेस्टीज थी वो इमर्ज होकर आई 7th सेंचुरी के बाद से। नाउ द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, कि जो नई नई डायनेस्टीज थी वो किस तरह इमर्ज होकर आई। राइट, सो इस पीरियड में अलग अलग तरह की डायनेस्टीज इमर्ज हो रही थी, जैसा कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया, मैप में भी दिखाया कि 7th सेंचुरी के बाद से काफी सारी जो डायनेस्टीज थी वो उभर कर आई। तो 7th सेंचुरी के बाद से क्या हुआ कि बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स थे, वॉरियर्स थे, जिन्हें वॉरियर चीफ्स कहते हैं। तो ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, इनकी जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, अलग अलग रीजन्स में हमारे सब कॉन्टिनेंट के। तो जो एग्जिस्टिंग किंग्स थे, जो राजा महाराजा थे, उन लोगों ने इन बिग लैंडलॉर्ड्स एंड वॉरियर चीफ्स को एक अपना सबऑर्डिनेट, और जिसे हम सामंताज भी कहते हैं, उस तरीके से कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया। राइट, तो जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे वो क्या कहते थे कि ये जो बिग लैंडलॉर्ड्स वगैरह है वो सामंताज हैं। अब इन सामंताज का काम क्या होता था कि ये जो सामंताज थे, दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स। तो जो ये राजा महाराजा होते थे उनके लिए ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, जमींदार जो होते थे, वॉरियर चीफ्स होते थे, इनको गिफ्ट्स लाने होते थे अपने अपने राजा वगैरह के लिए, और उसके बाद कोर्ट में प्रेजेंट रहना पड़ता था और उनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती थी। राइट, तो सामंताज का क्या काम था? सामंताज को राजा महाराजा के लिए गिफ्ट्स लाने होते थे, ट्रिब्यूट लाने होते थे। ठीक है, और उसके बाद उनके कोर्ट में जो दरबार लगता है ना राजा महाराजाओं का, तो वहां पे प्रेजेंट होना पड़ता था, देखना पड़ता था कि क्या रणनीतियां बनाई जा रही हैं, किस तरह जो है चीजों पे फैसला लिया जा रहा है। तो वो सब चीजों में कोर्ट में प्रेजेंट रहना होता था और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती थी। ठीक है, तो क्या होता था कि जो ये सामंताज वगैरह ही अपने अपने एरिया में अपने अपने मिलिट्रीज को एक तरह से कंट्रोल करते थे, उनको रेडी करते थे कि जब भी राजा को जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी तरफ से मिलिट्री भेज देंगे। तो वही इनका काम होता था कि इन्हें मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी होती थी किंग्स को। और जैसे जैसे जो सामंताज थे, अब उनके पास इतनी ज्यादा जिम्मेदारी उनको मिल चुकी थी, होता था ना कि जैसे इन्हें मिलिट्री सपोर्ट वगैरह मिल रही है, अब मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करानी थी किंग को। तो जब वो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे किंग को, तो फ्री में तो कराएंगे ही नहीं, उन्हें पैसा लगेगा, उन्हें रिसोर्सेज लगेंगे उस मिलिट्री को प्रिपेयर करने के लिए, रेडी करने के लिए। तो जो राजा महाराजा थे वो इनको लैंड वगैरह, लैंड ग्रांट वगैरह दे देते थे ताकि वो मिलिट्री को रेडी कर पाए, मिलिट्री को जो है मेंटेन कर पाए। तो इस तरीके से काफी ज्यादा इनके ऊपर पावर आ जाती थी, इनके पास रिसोर्सेज आ जाते थे। तो एज सामंतास गेन्ड पावर एंड वेल्थ, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी महासामंता, और जिसे महामंडलेश्वर भी कहते हैं। मतलब कि कुछ लोगों ने क्या किया, जैसे जैसे सामंताज ने पावर गेन की, उनके पास पैसा आता गया, वेल्थ आती गई, वो लोग ना अपने आप को महासामंता कहने लग गए और महामंडलेश्वरा कहने लग गए। महामंडलेश्वरा क्या होता है कि द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन, कि किसी एक रीजन का, पर्टिकुलर एरिया का सबसे बड़ा आदमी। ठीक है, और फिर कभी कभी वो कोशिश करते थे कि वो अपने इंडिपेंडेंस ले सके राजा से। कि क्या होता था कि जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जो राजा महाराजा थे वो इन लैंडलॉर्ड्स को, सामंताज को अपना सबऑर्डिनेट की तरह रखते थे, कि ये उनके राजा के सबऑर्डिनेट होते थे। बट जैसे जैसे ये सामंताज वेल्थ गेन करते थे, पावर गेन करते थे, तो ये लोग क्या चाहते थे कि भाई हम किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट। तो
ज्यादातर फिर जैसे जैसे इनके पास पैसा आता जाता था, पावर आती जाती थी, तो ये लोग क्या कोशिश करते थे कि भाई हम अपना अलग हो जाते हैं, राजा से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना एक खुद का किंगडम, अपना एक खुद का जो स्टेट है वो स्टेब्लिश कर लेते हैं। तो वो लोग ये कोशिश करते थे। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने मिलेगा राष्ट्रकूटास का डेक्कन में। तो डेक्कन वाला इलाका कौन सा है? डेक्कन वाला इलाका वो होता है जहाँ पे ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ना पूरा, तो वो वाले इलाके को हम डेक्कन कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है, यू कैन सी, यहाँ पे राष्ट्रकूटास की जो डायनेस्टी है, पूरा रीजन है, वो स्टैब्लिश था। तो जो राष्ट्रकूटास थे वो पहले चालुक्यास के सबऑर्डिनेट थे। तो जो चालुक्यास थे कर्नाटका में, जो चालुक्य डायनेस्टी थी, तो उनके सबऑर्डिनेट थे कौन थे? राष्ट्रकूटास। बट इनके पास जब मिड 8th सेंचुरी में पावर आई, जैसे जैसे इनके पास वेल्थ बढ़ी, तो एक दंती दुर्गा करके पर्सन थे, राष्ट्रकूटा चीफ थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उनके चालुक्य ओवरलॉर्ड थे, जो चालुक्य किंग थे, जिनके अंडर वो काम कर रहे थे, राइट, तो चालुक्य जो थे वो किंग थे, और जो ये राष्ट्रकूटास थे वो उनके सबऑर्डिनेट थे। तो जो राष्ट्रकूटास में राष्ट्रकूटा जो चीफ थे उस टाइम पे, दंती दुर्गा, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो चालुक्य जो रूलर थे, जो किंग थे, उनको ओवरथ्रू कर दिया, मतलब उनको गद्दी से हटा दिया और खुद वहां पे जाके बैठ गए, राइट। और जब उन्होंने उनको हटा दिया, चालुक्य किंग को हटा दिया, तो उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म की जो कि थी हिरण्यगर्भा। और हिरण्यगर्भा का लिटरली मतलब क्या होता है? गोल्डन वॉर्म, राइट। तो इस रिचुअल का बेसिकली मतलब क्या था कि वो ये रिचुअल क्यों करते थे, हिरण्यगर्भा क्यों परफॉर्म करते थे? ये जो रिचुअल थी वो एक तरह से ऐसा था कि इनका वापस से बर्थ हो रहा है, कि इनका रीबर्थ हो रहा है। तो क्या होता था कि जब ये जो भी इंसान इस रिचुअल को करा रहा है विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण्स की हेल्प से सारी पूजा पाठ रिचुअल्स वगैरह होती है। तो जब भी ये रिचुअल होती थी, तो एक तरह से क्या मान लिया जाता था कि जो सेक्रीफाइसर, मतलब जो इंसान इसको करवा रहा है, उसका वापस से जन्म हुआ है एज क्षत्रिय। मतलब पहले चाहे वो कुछ भी था, पहले चाहे वो ब्राह्मण था, पहले चाहे वो सबऑर्डिनेट था, फार्मर था, वट एवर ही वॉज, तो अब इस रिचुअल के बाद जो सेक्रीफाइसर है, जो इस पूजा को करवा रहा है, वो क्षत्रिय बन गया है, उसका वापस से जन्म हुआ है क्षत्रिय के रूप में। ठीक है, तो मतलब एक तरह से तरीका था कि अगर कोई बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं है तो वो बाद में भी क्षत्रिय बन सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। कैसे? ये रिचुअल करके, हिरण्य गर्भा करके वो क्षत्रिय बन सकता है। तो दैट वाज डन बाय राष्ट्रकूटा चीफ दंती दुर्गा। तो उन्होंने चालुक्य रूलर को ओवरथ्रू किया और फिर ये वाली जो रिचुअल है हिरण्य गर्भा वो परफॉर्म किया और अपने आप को क्षत्रिय बना लिया। अब देखो, कोई भी ना किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता, एवरीवन वांट टू बी इंडिपेंडेंट, राइट। सबको अपना मालिक बनना है, सबको अपनी मर्जी का मालिक बनना है, सबको एक तरह से राजा की तरह रहना है। तो सब लोग क्या कोशिश करते थे, जो भी सबऑर्डिनेट्स वगैरह हैं या फिर जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं, ठीक है, जो पावरफुल फैमिलीज हैं, तो वो लोग क्या करते थे कि वो लोग राजा से नीचे हैं फिलहाल, तो वो लोग कोशिश करते थे कि जैसे भी हमारे पास पावर आए, जैसे हमारे पास वेल्थ आए, तो हम लोग अपना एक तरह से अपना एक किंगडम स्टेब्लिश कर लें, हम अपने फ्री हो जाएं। ठीक है, हम किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, वी डोंट वांट टू वर्क अंडर किंग। तो सब लोग यही कोशिश करते थे। तो जो मैन होते थे फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज, जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज होती थी, इंपॉर्टेंट फैमिलीज होती थी, जिनके पास पैसा वगैरह होता था, पावर होती थी, बट वो किंग से नीचे रहते थे, तो वो लोग क्या करते थे, जैसे उनको मौका मिलता था, वो लोग अपनी मिलिट्री स्किल्स को यूज करके अपने किंगडम्स स्टैब्लिश कर लेते थे। ठीक है, तो यही होता था उनका एम कि भाई हमें अपना राज्य स्थापित करना है। तो जैसे ही उनको मौका मिलता था, तो वो लोग अपनी अपनी पावर स्किल्स यूज करके अपना किंगडम जो है वो स्टैब्लिश कर लेते थे। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि जो कादम्बा मयूशर्मन थे एंड जो गुर्जारा प्रतिहारा हरिचंद्रा थे, ये लोग ब्राह्मण्स थे और इन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन, मतलब कि जो पूजा पाठ का, प्रीस्ट का जो प्रोफेशन था इनका, ब्राह्मण थे, तो इन्होंने वो चीज गिव अप कर दी, वो त्याग दिया। ठीक है, और इन्होंने दे टुक आर्म्स, मतलब इन्होंने हथियार उठा लिए, और हथियार उठाने का मतलब क्या है कि वो लोग भी क्षत्रिय बन गए, राइट। तो वो लोग ब्राह्मण्स थे। तो जो कादम्बा मयूशर्मन थे ये कर्नाटका से थे, और जो ये गुर्जरा प्रतिहारा हरिश्चंद्र थे ये थे राजस्थान से। तो ये लोग पहले ब्राह्मण्स थे, बट फिर इन्होंने अपना ये जो ब्राह्मण वाला प्रोफेशन था वो त्याग दिया और इन्होंने हथियार उठा लिए, क्षत्रिय बन गए वो भी, और अपने अपने किंगडम्स जो है वो स्टेब्लिश कर लिए। कर्नाटका में किसने किया? कादम्बा मयूशर्मन ने, और राजस्थान में गुर्जरा प्रतिहारा हरिश्चंद्र ने, राइट। सो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह नए नए जो
किंग्स थे, किंगडम्स थे, वो इमर्ज होकर आए, किस तरह जो पहले सबऑर्डिनेट्स थे वो कोशिश कर रहे थे कि वो अपने अपने किंगडम स्टैब्लिश कर लें। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, तो अब हमने पिछले सेक्शन में देखा कि किस तरह न्यू न्यू डायनेस्टीज थी, जो किंगडम्स थे, किंग्स थे, वो इमर्ज होकर आ रहे थे, कि हाउ सबऑर्डिनेट्स वर ट्राइंग टू ओवरथ्रो देयर किंग्स एंड स्टेब्लिश देयर ओन किंगडम्स। तो ये सब चीजें चल रही थी। अब जब किंगडम्स स्टेब्लिश होंगे तो फिर उन किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन भी तो होगा, उन किंगडम्स को किसी न किसी तरह चलाया भी तो जाएगा, राइट। तो इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज किंगडम्स, कि उन्हें चलाया किस तरह जाता था, उनके लिए जो रिसोर्सेज थे, किंगडम्स चलेगा तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होंगे, पैसा चाहिए होगा, है ना। तो वो पैसा कहाँ से इकट्ठा किया जाता था, किस तरह उन सब चीजों की अरेंजमेंट होती थी। तो दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेक्शन। तो जो ये नए नए किंग्स बन रहे थे, तो बहुत सारे राजाओं ने क्या किया कि बहुत ही हाई साउंडिंग टाइटल्स, मतलब कि ऐसे टाइटल्स जो सुनने में लगे कि भाई क्या बात है, क्या कितना बड़ा राजा है, तो ऐसे कुछ टाइटल्स जो हैं उन लोगों ने अडॉप्ट कर लिए। ऐसे टाइटल्स जैसे कि महाराजाधिराज, जिसका मतलब है कि ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, मतलब कि राजाओं का राजा, महाराजाधिराजा मतलब राजाओं का राजा। और फिर और दूसरे किस तरह के नेम उन्होंने रख लिए अपने, त्रिभुवना चक्रवर्तिन, जिसका मतलब है कि लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स। आपने सुना होगा ना कि तीन लोगों का स्वामी, तीनों लोगों का स्वामी, राइट, कि थ्री वर्ल्ड्स का लॉर्ड। तो कुछ राजाओं ने अपने आप को त्रिभुवना चक्रवर्तिन कहना स्टार्ट कर दिया, कुछ ने अपने आप को महाराजाधिराज कहना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ इस तरह के बड़े बड़े टाइटल्स जो है राजाओं ने अडॉप्ट करने स्टार्ट कर दिए। किस लिए? ताकि वो लोगों को दिखा सके कि भाई हम कितने पावरफुल हैं, कि हम सभी राजाओं से ऊपर हैं, हम तो राजाओं के भी राजा हैं। तो वो चीजें, ठीक है, लोगों को ये दर्शाने के लिए कि दैट वी आर ओवरलॉर्ड्स ऑफ किंग्स, वी आर द सुपीरियर। बट इस तरह के नाम रखने के बावजूद भी, इस तरह के क्लेम्स के बावजूद भी कि हम किंग्स के भी किंग्स हैं, हम बहुत सुपीरियर हैं, वो सब के बाद भी they often shared powers with their samantas as well as with associations of peasants, traders and brahmins। मतलब कि वो कह तो रहे हैं कि भाई हम इतने पावरफुल हैं, बट स्टिल वो अपनी जो पावर्स थी उनको सामंताज के साथ शेयर करते थे, एसोसिएशन ऑफ पेजेंट्स के साथ, ट्रेडर्स, मतलब जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे सोसाइटी में, सामंताज हो गए, पेजेंट्स हो गए। पेजेंट्स भी एसोसिएशन ऑफ पेजेंट्स की, जब बहुत सारे ये एसोसिएशन क्या होती है कि जब बहुत सारे लोग जो है पेजेंट्स हैं मिलके इकट्ठा हो जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और एक कॉमन कॉज के लिए काम करते हैं। तो वही हो गया एसोसिएशन ऑफ पेजेंट्स। ट्रेडर्स, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, ब्राह्मण्स, ये लोग वो थे जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थे, इंपॉर्टेंट लोग थे सोसाइटी में। तो उन लोगों के साथ भी ये जो राजा थे वो लोग पावर शेयर करते थे। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों होता था कि भाई राजा तो कह रहा है कि मैं तो राजाओं का राजा हूँ, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, देन वाई ही इज शेयरिंग हिज पावर्स विद ऑल दीज पीपल। तो इसलिए क्योंकि सारा काम एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, राइट, कि ये जरूरी हो जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बिकम्स नेसेसरी व्हेन यू हैव टू कंट्रोल लॉट ऑफ थिंग्स, व्हेन यू हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ सिचुएशंस। तो इसीलिए क्या होता है कि सारे काम एक इंसान नहीं कर सकता, तो राजा क्या करता था कि अपनी जो पावर्स थी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, कि अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्यूटीज दे देता था। ऐसा होता ना आपके घर में भी कि कोई काम है तो मम्मी ने एक काम आपके भाई को दे दिया, एक काम आपको दे दिया, एक काम पापा को करने के लिए कह दिया, कि सब लोग में काम बांट दिया कि सब थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो इसी तरीके से वो लोग अपनी सब काम उनके लिए, ऐसा ना कि पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर चीज हर इलाके में देखना। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, अपनी पावर शेयर कर लेते थे। और किन लोगों के साथ करेंगे, ऐसे तो किसी के साथ कर नहीं रहेंगे, तो उन लोगों के साथ पावर शेयर करते थे जो लोग थोड़े इन्फ्लुएंशियल होते थे, इंपॉर्टेंट होते थे, राइट। अब ये जो भी स्टेट्स होती थी, इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। अब जैसे मैंने आपको इस सेक्शन के स्टार्टिंग में ही बताया कि अब किंगडम्स तो स्टैब्लिश हो रहे हैं, बट किंगडम्स को चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, और चलेंगे कैसे? रिसोर्सेज से, पैसे से। तो बिना इन चीजों के तो किसी भी चीज को नहीं चलाया जा सकता, राइट। तो ये जो रिसोर्सेज थे किंगडम को चलाने के लिए, ये कहाँ से इकट्ठे किए जाते थे? दे वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स कैसे? प्रोड्यूसर्स मतलब जो चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनमें कौन कौन आएगा? पेजेंट्स, फार्मर्स हो गए, कैटल कीपर्स जो कि जैसे गाय भैंसों को रख रहे हैं, मवेशियों को का पालन पोषण कर रहे हैं, तो उनसे। आर्टिशंस जो कि कोई सामान वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो जो आर्टिशंस हो गए। तो इस तरह के लोगों से, प्रोड्यूसर्स से, पेजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिशंस, तो इनसे वो लोग रिसोर्सेस कलेक्ट करते थे। किस तरह करते थे कि उन लोगों को कहा जाता था दे वर ऑफन persuaded or compelled to surrender a part of what they produced।
कि उन लोगों ने जो भी प्रोड्यूस किया है, जैसे पेजेंट्स क्या प्रोड्यूस करेगा, वो अपना जो भी उसने फसल उगाई है, गेहूं चावल वो इट इज, तो जो भी उसने फसल उगाई है तो उसका कुछ पार्ट उन्हें मतलब देना पड़ता था राजा को। ठीक है, तो ही वॉज कंपेल्ड, परसुएडेड, कि मतलब एक तरह से उसको जबरदस्ती कहा जाता था कि भाई तुम्हें इतना तो देना ही देना पड़ेगा, जो भी तुम प्रोड्यूस करोगे उसका इतना पार्ट हमें देना पड़ेगा, राजा को देना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ही जो आर्टिशंस वगैरह हैं वो जो भी चीज बना रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा उन्हें देना पड़ेगा। और कैटल कीपर्स जो भी गाय भैंस का जो भी दूध वगैरह बन रहा है, मक्खन छाछ जो भी वो लोग बना रहे हैं, तो उसका कुछ पार्ट उन्हें देना पड़ता था राजा को। एंड समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू अ लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन द लैंड। और कभी कभी क्या होता था कि जैसे हमेशा ऐसा होता था कि मतलब जो पेजेंट्स वगैरह हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता था कि हर एक किसी के पास अपनी लैंड हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते थे कि जिनके पास खुद की लैंड नहीं है बट स्टिल दे आर वर्किंग ऑन समवन एल्सेस लैंड। तो उनके पास खुद की नहीं है तो किसी और से रेंट पे ले रहे हैं कि हम आपके खेत में काम करेंगे और जो भी होगा हम आपको रेंट दे देंगे। तो कुछ इस तरीके से रेंट के तौर पर भी उनसे रिसोर्सेस कलेक्ट किए जाते थे कि तुम्हें लैंड का रेवेन्यू देना है, रेंट देना है। तो उस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट किए जाते थे। बाकी ट्रेडर्स से भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। ट्रेडर्स से कैसे, कि जैसे ट्रेडर्स क्या करेंगे, वो सामान खरीदेंगे बेचेंगे, है ना, तो उस तरीके से तो जो भी वो खरीद बेच कर रहे हैं उस पर भी वो लोग टैक्सेस लगा दिया करते थे कि अगर आपने ये चीज बेची है तो हमें इतना पैसा चाहिए, है ना, जो कि आज भी चलता है कि आज भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चल रहा है। लॉट ऑफ टैक्सेस आर स्टिल हियर। आज के टाइम में भी हम यूज करते हैं उन टैक्सेस को, और बहुत सारी टैक्सेस जो है वो खत्म हो चुके हैं जो पुराने टाइम पे यूज किए जाते थे। पर ऐसा नहीं है कि टैक्स खत्म हो गया है, तो टैक्स आज भी है। ठीक है, तो आप इससे रियल टाइम से कनेक्ट कर सकते हो आज की सिचुएशन से। तो ट्रेडर्स से भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था इन फॉर्म्स ऑफ टैक्स। तो आप कंफ्यूज नहीं हो ना कि ये क्यों कर रहे हैं, किस तरह कलेक्ट कर रहे हैं। तो आज आप प्रेजेंट के साथ इस चीज को रिलेट करो कि जैसे आपके पेरेंट्स वगैरह क्या है, टैक्स भरते हैं। ठीक है, अब वो टैक्स जाता कहाँ है, गवर्नमेंट के पास, राइट। अब गवर्नमेंट उस टैक्स का करती क्या है, गवर्नमेंट उस टैक्स को हमारे लिए ही यूज करती है। वी आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, वी आर पेइंग मनी टू द गवर्नमेंट so that it can provide us various facilities। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बन रहा है वो गवर्नमेंट बनवा रही है, बट गवर्नमेंट बनवा किससे रही है, टैक्स के पैसों से। और वैसे तो और भी ज्यादा तरीके होते हैं जो गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है, बट मेन जो सोर्स है वो टैक्स है। तो इसी तरह जो ये राजा महाराजा होते थे ये लोग भी अपनी जनता से, प्रजा से टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, अब चाहे वो इन काइंड हो, इन काइंड मतलब कि पैसे की फॉर्म में नहीं है बट किसी वस्तु की फॉर्म में है, किसी चीज की फॉर्म में है कि जो भी वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमें दे दो। तो वही तरीका है कि समटाइम इट वाज इन कैश एंड समटाइम इट वाज इन काइंड, कि कुछ टैक्सेस जो थे वो काइंड की फॉर्म में थे, सामान की फॉर्म में, और कुछ कैश की फॉर्म में। ना 400 टैक्सेस। तो एक इंस्क्रिप्शन मिली है छोलास के टाइम की। छोलास जो थे वो तमिलनाडु में रूल करते थे, मतलब तमिलनाडु वाला जो इलाका है वहां पे छोलास डायनेस्टी का पूरा एस्टेब्लिशमेंट था। तो उनके एक इंस्क्रिप्शन में 400 से भी ज्यादा टैक्सेस का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, और उसमें से सबसे ज्यादा जो टैक्स यूज हुआ है, मतलब कि सबसे ज्यादा बार जिस टैक्स का जिक्र किया हुआ है वो है वेत्ती। अब वेत्ती क्या है, वो ऐसा टैक्स है दैट इज टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। मतलब कि कैश में भी नहीं, किस फॉर्म में, कि उनसे ये नहीं कह रहे कि आप कोई सामान दे दो हमें ना, वो उनसे ले रहे हैं फोर्स्ड लेबर। मतलब कि आपको राजा के लिए इतना दिन मतलब काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल राजा मान लो कोई रोड वगैरह बनवा रहा है या अपना महल बनवा रहा है, तो वो कहेगा कि टैक्स कैसे पे करना है, कि सब लोग एक एक महीना आके मेरे यहाँ पे काम करेंगे। तो फोर्स्ड लेबर हो गया, जैसे कि नाम से पता चल रहा है जबरदस्ती का लेबर करवा रहे हैं उनसे कि आपको टैक्स देना है इन द फॉर्म ऑफ लेबर। तो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स कि वेत्ती क्या है। तो वो ऐसा टैक्स है जो कि कैश की फॉर्म में नहीं लिया जाता बट फोर्स्ड लेबर की फॉर्म में लिया जाता है। और एक दूसरे तरह का जो टैक्स है जिसका बहुत ज्यादा जिक्र किया हुआ है इस इंस्क्रिप्शन में वो है कदामई। कदामई क्या है, लैंड रेवेन्यू, कि आपके लैंड पे जो भी आप लैंड पे खेती बाड़ी कर रहे हो, जो भी आपके लैंड अंडर में है, तो उस पर आपको टैक्स देना है। ठीक है, तो वो क्या, लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में। और इसके अलावा बड़े अजीब अजीब से टैक्सेस भी लिए जाते थे, जैसे कि देयर वर टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस। थैचिंग द हाउस मतलब कि जैसे पहले टाइम पे जैसे ब्रिक्स वगैरह के घर तो बनते नहीं थे, कच्चे घर बनते थे। तो जैसे आपने देखा होगा ये हट वगैरह बन रही है तो इसके ऊपर एक झाड़ी से, मतलब जो घास फूस टाइप से वो डाली जाती है, छत डाली जाती है। ठीक है, तो ये जो थैचिंग हो गया, मतलब झोपड़ी के ऊपर जो छत डालते हैं, तो उस पे भी टैक्स था। अब घर बनेगा, घर के ऊपर छत तो डलेगी डलेगी, बेसिकली घर बनाने पर भी टैक्स था।
और अगर पाम ट्री पे चढ़ रहे हो लैडर से तो उस पर भी टैक्स था, द यूज ऑफ लैडर टू क्लाइम द पाम ट्रीज तो उस पर टैक्स था। और उसके बाद फैमिली प्रॉपर्टी पे जो सक्सेशन होता था, फैमिली प्रॉपर्टी का सक्सेशन मतलब कि जब प्रॉपर्टी जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जा रही है, जैसे कि कोई फादर अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी। तो जब इस तरह का ट्रांसफर हो रहा है तो उस पर भी सेस था। सेस क्या होता है? सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स, कि जब मान लो 100% है, आपके पास 100 रुपए की इनकम है, राइट, तो इस पे बोला गया कि 20% टैक्स है, तो 20% टैक्स इसका कितना बनेगा कि ₹20। अब आपसे बोल रहा है कि जो ₹20 का टैक्स है ना, इस पे भी 10% टैक्स चाहिए, तो वो चीज हो गया सेस, कि जब आपको टैक्स पे भी टैक्स देना पड़े, तो दैट इज सेस। तो जब फैमिली प्रॉपर्टी का सक्सेशन होता था तो उस पर भी एक सेस लगता था। तो कुछ इस तरह के टैक्सेस थे, ये आपको मतलब थोड़े मेन जो टैक्सेस थे, वेत्ती हो गया, कदामई, और ये कुछ इस तरह के टैक्सेस बताए गए हैं। बट इसके अलावा उस इंस्क्रिप्शन में 400 तरह के डिफरेंट टैक्सेस का जिक्र था। तो इस तरह वो लोग अलग अलग रिसोर्सेज से, मतलब अलग अलग तरीकों से टैक्स लगा लगा के अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करते थे, पैसा इकट्ठा करते थे किंगडम के लिए। नाउ दीज रिसोर्सेज वर यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट। अब क्या होता था कि इस पैसे को इकट्ठा तो कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं? किंगडम चलाने के लिए, ठीक है। तो किंगडम चलाने में क्या होता था कि जो किंग की एस्टेब्लिशमेंट है, कि जो भी किंग्स के खर्चे हैं अपने, ठीक है, उनको उनके लिए इन पैसों को यूज किया जाता था। जो किंग का महल है उसको, उसकी मेंटेनेंस, किंग की आर्मी का मेंटेनेंस, किंग के खाने पीने का, है ना। तो इन सब चीजों की जो किंग की एस्टेब्लिशमेंट थी, जो किंग के ऊपर पूरा खर्च होता था। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, जो मंदिर वगैरह बनते थे, फोर्ट्स बनाने के लिए, जो बड़े बड़े महल वगैरह होते थे, टेम्पल्स होते थे, उनमें बनाने के लिए इन पैसों को यूज किया जाता था। उसके बाद इन पैसों को लड़ाई लड़ने के लिए भी यूज किया जाता था। एक तरह से किंगडम में बेसिकली जो भी काम राजा करवा रहा है उसके लिए इन पैसों को इकट्ठा किया जाता था, वो पैसे वहां पे यूज होते थे। तो राजा लड़ाई लड़ता है तो ऑब्वियसली ये जो पैसा होता था, ये जो रिसोर्सेस कलेक्ट किए, उनको लड़ाई लड़ने के लिए यूज किया जाता था। अब लड़ाई भी क्यों लड़ी जाती थी? अब कहीं पे लड़ाई करोगे जाके तो पहले क्या होता था कि भाई लड़ाई इस जगह पे लड़नी है और इसको अपने कब्जे में लेना है, ठीक है। तो किसी एरिया के लिए लड़ाई हो रही है, उस जो राजा है वो क्या चाहता है कि जल्दी से लड़के मैं इस एरिया को अपने अंडर ले लूं। अब एरिया को अंडर लेने में होगा क्या? जो भी उस एरिया के जो भी रिसोर्सेज हैं, पैसा है, लोग हैं, जमीन है, सब उस राजा के अंडर आ जाएगी। तो दीज फाइट्स वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, कि जैसे ये लड़ाई लड़ेंगे, तो क्यों लड़ते थे? ताकि ये और वेल्थ इकट्ठी कर पाए। लड़ाई लड़ेंगे, जगह पे जीत प्राप्त करेंगे और जगह को अपने कब्जे में ले लेंगे, और जगह के साथ साथ उसका जो भी पैसा है, वेल्थ है, तो वो सब उनके अंडर आ जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ वेल्थ के साथ साथ जो लैंड वगैरह होती थी, जैसे मैंने बताया, और उसके बाद ट्रेड रूट्स, कि पहले टाइम पे तो हवाई जहाज भी नहीं होते थे, तो जो भी है जो भी ट्रेड वगैरह होती थी वो जमीन के रास्ते होती थी, मतलब कि लोग जमीन के थ्रू ही जाते थे। तो जमीन से होके जाएंगे तो किसी न किसी के एरिया से गुजर कर जाएंगे, वो एरिया किसी न किसी राजा के अंडर होगा। तो जब वो लोग किसी एरिया को अपने कंट्रोल में कर देते तो उसके साथ साथ ये ट्रेड रूट्स भी उनके कंट्रोल में आ जाते थे। अब ट्रेड रूट को कंट्रोल करने में क्या फायदा है कि वो अगेन ट्रेड रूट से क्या लेंगे? टैक्स इकट्ठा करेंगे। उन्हें तो बस टैक्स लेने के बहाने चाहिए, उन्हें तो नए नए तरीके चाहिए कि वो लोगों से टैक्स इकट्ठा कर पाए। तो जब लोग इन ट्रेड रूट से होकर निकलेंगे, जब जो ट्रेडर्स हैं वो इस रूट से होकर जाएंगे, तो वो राजा के लोग बीच में जाके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि हमें पहले टैक्स दो तभी हम तुम्हें आगे जाने देंगे। तो अपना टैक्स इकट्ठा करते थे, राइट। अब टैक्स जो है वो राजा जाके हर जगह खुद तो कलेक्ट करता नहीं था, सिंपल सी बात है। राजा के पास इतना टाइम नहीं है, इतना वही ना कि हर एक बंदा, मतलब एक इंसान जो है वो सारे काम नहीं कर सकता, इसीलिए वो अलग अलग लोगों के साथ पावर शेयर करता था। तो अलग अलग लोगों को वो ड्यूटीज दे देता था कि भाई तुम्हें टैक्स कलेक्ट करना है। तो द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, ठीक है। तो किन लोगों से कहा जाता था कि टैक्स इकट्ठा करना है? वो लोग जो कि इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से आते थे, मतलब जो थोड़े पावरफुल फैमिलीज थी। जैसे नहीं होता कि एक गांव में सारे लेबर्स वगैरह और एक बंदा है जमींदार जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है और वो लोगों पे रौब दिखा सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही लोग को, ऐसे ही इंसान को ड्यूटी दी जाएगी ना टैक्स कलेक्ट करने की, जो कि इतनी पावर रखता है कि वो लोगों से टैक्स कलेक्ट कर पाए। अगर ऐसा होगा कि जो पेजेंट्स वगैरह वही से हटा के चले जाएंगे, चलना तेरे को कौन टैक्स देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। तो इसीलिए इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के जो मेंबर्स थे उनको ये ड्यूटी दी जाती थी कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करें, राइट। और ये जो पोजीशंस थी, कौन सी पोजीशन? ये रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो पोजीशन थी, जो इंसान रेवेन्यू कलेक्ट करता था, ये जो पोजीशन थी, इट वाज ऑफन हेरिडेटरी,
हेरिडेटरी क्या होता है कि मतलब जो चीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर की जा सके, ठीक है। जैसे कि अभी एक पर्सन जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, तो बाद में उसका बेटा भी रेवेन्यू कलेक्ट करे, मतलब वो जो पोजीशन है वो उसके बेटे को ट्रांसफर हो जाए, और उसके बाद उसके बेटे को, और उसके बाद उसके बेटे को, मतलब ये जो बेटा बेटा या फिर जो भी है फैमिली में ये जो पोजीशन है वो ट्रांसफर होती चली जाए, तो दैट इज हेरिडेटरी, ठीक है। और ये जो हेरिडिटरी वाली थिंग है और जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली वाली चीज है, ये आर्मी में भी थी कि आर्मीज को मेंटेन करने की जो ड्यूटी थी वो उन लोग को दी जाती थी जो कि इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते थे, ठीक है, जो सक्षम होंगे उन्हीं को तो ये ड्यूटीज दी जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस वगैरह होती थी वो किंग इनको देता था, अपने क्लोज रिलेटिव्स को दे देता था, कि जो भी उसके क्लोज रिलेटिव्स होते थे उनको कहता था कि भाई आपको ये पोजीशन संभालनी है, राइट। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह जो किंगडम में एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, कि किस तरह अलग अलग ड्यूटीज जो है पावर्स किंग शेयर करता है, जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं उनको एक पर्टिकुलर ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दे दी जाती है, और किस तरह राजा जो है वो रिसोर्सेज कलेक्ट करता है टैक्सेस के थ्रू अपने किंगडम को चलाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स के बारे में, राइट। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। तो पहली बात तो प्रशस्ति क्या होता है। प्रशस्ति मतलब कि इन प्रेज ऑफ, कि जब किसी की तारीफ में कोई चीज लिखी जा रही हो। तो इसमें लिखा है कि जो प्रशस्तीज हैं, प्रशस्तीज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। तो क्या होता है कि जैसे कि प्रशस्तीज हैं कि वो किसी की तारीफ में लिखी जा रही है, कि मतलब किसी के बारे में तारीफ की जा रही है। अब जरूरी तो नहीं कि वो तारीफ सच्ची हो सकता है ना कि बढ़ा चढ़ा के कोई बात कह दी हो, ऐसा हकीकत में ना हो वो इंसान, बट ऐसे ही तारीफ में लिख दिया। तो वही बोला जा रहा है कि ये प्रशस्ति तो ठीक है, बट जरूरी नहीं कि उनमें हर बात जो लिखी हो वो ट्रू हो, सच्ची हो, ठीक है। बट इससे हमें एक चीज जरूर पता चल सकती है, भले ये चीजें सच ना हो, बट हमें ये जरूर पता चलता है कि जो राजा होते थे वो अपने आप को किस तरह से डिपिक्ट करना चाहते थे, वो किस तरह के इमेज बनाना चाहते थे लोगों के सामने कि वो कैसे हैं, राइट। जैसे कि वो अपने आप को वेलियंट, बड़ा करेजियस, डिटरमिन दिखाना चाहते थे कि बहुत बहादुर है, विक्ट्रियस वॉरियर्स की जो जीत प्राप्त करता है, योद्धा है, वो अपनी कुछ इस तरह की इमेज बनाना चाहता था अपने लोगों के सामने, राइट। तो इस तरह का आइडिया हमें प्रशस्ति से मिल जाता है। और ये जो प्रशस्ति थी वो कौन लिखता था? राजा तो खुद बैठ के नहीं लिखता था कि चलो भाई मैं अपनी तारीफ करता हूँ, ये लिख देता हूँ, ऐसा नहीं होता था। जो ये प्रशस्ति थी वो पोइट्स वगैरह लिखते थे, लर्न ब्राह्मण्स लिखते थे। तो वो ब्राह्मण्स जो कि कभी कभी जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प कर दिया करते थे, ठीक है। तो जो ब्राह्मण्स होते थे तो वो लोग ये प्रशस्ति लिख दिया करते थे, लिखते थे, राइट। तो जैसे कि एक प्रशस्ति है नागा भट्टा के बारे में, तो इस सेक्शन में लिखा हुआ है द अचीवमेंट्स ऑफ नागा भट्टा, क्योंकि वो प्रशस्ति है तो उसमें उनकी तारीफ ही लिखी होगी कि भाई क्या क्या अचीव किया है। तो देखते हैं। तो बहुत सारे जो रूलर्स थे वो अपने अचीवमेंट्स को प्रशस्ति में बताते थे कि प्रशस्ति में तारीफ करनी है तो किस तरह की तारीफ करेंगे कि भाई क्या क्या अचीव किया है, कितना उदार था, तो ये सब चीजें लिखी जाती थी। तो प्रशस्ति को यूज करते थे अपनी अचीवमेंट बताने के लिए कि भाई हमने ये चीजें अचीव की हैं। तो ऐसे ही एक प्रशस्ति है जो कि संस्कृत में लिखी गई है और वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में मिली, ठीक है। तो इस प्रशस्ति में बताया हुआ है कि जो नागा भट्टा थे जो कि प्रतिहारा किंग थे एक, तो उन्होंने क्या क्या चीजें की हुई हैं, वो किस तरह से कितने बड़े योद्धा थे, राइट। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो किंग ऑफ आंध्रा थे सिंधावा, सिंधावा का क्या है, सिंध विदर्भा जो कि पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है, तो कालिंगा, ठीक है। तो इन सब जगहों के जो किंग थे वो दे फेल बिफोर हिम इवन एज ही वाज अ प्रिंस, मतलब कि उसके राजा बनने से पहले ही ये सभी लोग, ये जो किंग ऑफ आंध्रा और इन सभी जगह के जो रूलर्स थे, उन्होंने अपने घुटने टेक दिए थे नागा भट्टा के आगे, ठीक है। उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था, घुटने टेक दिए थे। और कब? जब वो राजा भी नहीं बने थे, जब वो प्रिंस थे, युवराज थे, तभी लोगों ने उनको एक तरह से सुपीरियर एक्सेप्ट कर लिया था। तो इस तरह की चीज लिखी हुई है। फिर उसमें लिखा हुआ है कि ही वन अ विक्ट्री ओवर चक्रयुद्धा जो कि रूलर ऑफ कन्नौज थे, कि जो कन्नौज के राजा थे चक्रयुद्धा, उन पे जीत प्राप्त की थी। उन्होंने वांगा के राजा को हराया था, अनर्ता, मालवा, किराता, किराता कौन है? जो फॉरेस्ट पीपल्स हैं, ठीक है। तुर्कशा मतलब कि तुर्क, वत्स्या, मत्स्या, तो इन सभी जगहों के राजाओं को, किंग को भी नागा भट्टा ने हरा दिया था। तो कुछ इस तरह की अचीवमेंट्स कि भाई हमने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ जीत प्राप्त किया, तो इस तरह की चीजें जो है वो अपनी प्रशस्ति में लिखवाते थे। अब हमें ये तो नहीं पता कि इसमें से कितनी चीजें सच है, कि क्या सच में लोगों ने अपने आप घुटने टेक दिए थे या सच में इतने लोगों पे उन्होंने जीत प्राप्त की, बट हाँ चलो लिखा है प्रशस्ति में, तारीफ में लिखा है कि ये किया है, राइट। अब जब ब्राह्मण जो है वो प्रशस्ति लिखते थे तो वो फ्री में तो लिखते नहीं थे मतलब कि
क्या होता था कि जो ब्राह्मण हैं उनसे खुश होकर राजा उनको रिवॉर्ड देता था। अब उनको खुश करने के लिए ब्राह्मण जो है वो भी बड़े अच्छे से तारीफें लिख देते थे, बड़ा बड़ा चढ़ा के लिख देते कि हमारा राजा ऐसा है, यहाँ यहाँ जीत प्राप्त किया। तो वही बात है, ठीक है। तो जो ब्राह्मण थे उनको ग्रांट्स ऑफ लैंड मिलते थे, तो राजा जो है वो खुश होकर ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट देता था। और जो भी लैंड ग्रांट दिया है, मतलब कि किसको कितनी लैंड दी है और कितनी लैंड दी है, वो लैंड कहाँ पे है, मतलब जो पूरी डिटेल है वो किस पे लिखी जाती थी, उसका रिकॉर्ड बनाया जाता था कॉपर प्लेट पे। तो जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो, इस तरह की कॉपर प्लेट्स होती थी और उन पे पूरा डिटेल जो भी होता था डॉक्यूमेंटेशन वो किया जाता था कि किसको क्या मिला है, ठीक है। और उसके बाद जिसको ये लैंड ग्रांट दिया जाता था उनको ये कॉपर प्लेट्स दे दी जाती थी, ठीक है। नाउ व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, कि अब लैंड के साथ क्या क्या दिया जाता था, तो उसका भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता था कि हम जो लैंड दे रहे हैं उसमें है क्या क्या, उसमें किस तरह के रिसोर्सेज हैं और जो इस लैंड को ले रहा है वो किस तरह से इस लैंड का यूज कर सकता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ अ लैंड ग्रांट गिवन बाय द छोलास। तो छोलास ने एक लैंड ग्रांट दिया था, तो उसका एक सेक्शन है ये जो आप पढ़ेंगे, तो उस चीज के बारे में कि जो छोला रूलर ने एक लैंड ग्रांट दिया था और उसके बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की। तो उसमें बताया कि हमने जो भी बाउंड्रीज हैं, जो लैंड हम दे रहे हैं उसमें डिमार्क कर दिया है विद द अर्थन एम्बैंकमेंट्स, मतलब कि जो भी हमने लैंड वगैरह दिए उसकी अर्थन एम्बैंकमेंट कर दिया। अर्थन एम्बैंकमेंट क्या होती है, जैसे कि ये मेड टाइप में बना देते हैं, ऐसे उठा के जमीन को थोड़ा सा ऊपर उठा के मिट्टी का एकदम बाउंड्री बना देते हैं चारों तरफ, तो वो चीज की हुई है। इसके अलावा हमने बाउंड्रीज में थॉर्नी बुशेस लगा रखे हैं ताकि जो डिफाइन हो जाए कि भाई कहाँ से कहाँ तक जमीन है, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट द लैंड कंटेन। अब उस लैंड में क्या क्या है, तो आप हैरान हो जाओगे कि कितना बड़ा एरिया जो है लैंड ग्रांट में दे दिया जाता था उस टाइम। तो क्या क्या है, जो फ्रूट बेयरिंग ट्रीज हैं, फल वाले पेड़ हैं, उसके बाद वाटर है, लैंड है। अब लैंड ग्रांट दिया जा रहा है तो लैंड तो होगी होगी। गार्डन्स हैं, ऑर्चार्ड्स हैं, ट्रीज, वेल्स, ओपन स्पेसेस हैं, पेस्चर लैंड है, अब विलेज भी है, एक गांव भी है पूरा उस जमीन में, एंट हिल्स, प्लेटफॉर्म्स, कैनाल्स, डिचेस, रिवर्स, सिल्ट लेडन लैंड, टैंक्स, ग्रेनरीज, फिश पॉन्ड्स, बी हाइव्स एंड डीप लेक्स। मतलब एक जगह पे जो भी कुछ हो सकता है वो सब उस लैंड में था। विलेज और मतलब छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, मतलब जो है उस लैंड में थी। अब उसमें यह भी बताया गया है कि जो इस लैंड को लेगा वो क्या क्या इस तरह, मतलब कि किस किस तरह से वो पैसा ले सकता है वहां से। तो जो भी हु रिसीव्स द लैंड कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट। तो जिस भी पर्सन को ये जमीन दी जा रही है वो इंसान यहाँ से टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है, राइट। वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है किस तरह के, जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स ने यहाँ पे टैक्स लगाए हैं तो वो टैक्स जिसको लैंड ग्रांट मिल रहा है वो कलेक्ट कर सकता है। और जो बिटल लीव्स होते हैं उन पे टैक्स ले सकता है, जो बुने हुए कपड़े हैं, वोवन क्लोथ हैं, उन पे भी टैक्स ले सकता है, व्हीकल्स पे टैक्स ले सकता है, ठीक है। तो इन सब चीजों पे वो टैक्स ले सकता है। इसके अलावा और वो क्या कर सकता है, उसको क्या क्या मतलब चीजें करने की इजाजत दी हुई है, वो है कि वो बड़े बड़े रूम बना सकता है, अपर स्टोरीज बना सकता है विद बेक्ड ब्रिक, कि मतलब जो पक्की ईंटें होती हैं उनसे वो स्टोरीज बना सकता है, बिल्डिंग बना सकता है। उसके अलावा वो बड़े छोटे वेल्स जो हैं, कुएं हैं, वो डग कर सकता है, उन्हें खुदवा सकता है। वो ट्रीज प्लांट करवा सकता है, थॉर्नी बुशेस प्लांट करवा सकता है, और अगर जरूरत पड़े तो वो कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करवा सकता है इरिगेशन के लिए। तो मतलब इतनी सारी चीजों की एक तरह से उसे पावर दे दी गई कि भाई तुम ये कर सकते हो। और इसके अलावा उसको ये भी कहा गया कि ही शुड इंश्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड। तो जो वाटर सेव वाटर की जो चीज है वो पहले से ही चली जा रही है कि जो लोग हैं वो इन सब चीजों की बहुत वैल्यू करते हैं, ठीक है, और हमें भी करनी चाहिए। उसे बोला गया कि पानी जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए और एम्बैंकमेंट्स वगैरह बनानी चाहिए, कि जो बांध वगैरह होते हैं वो भी बनाने चाहिए ताकि पानी वगैरह को सेव किया जा सके, राइट। तो इसमें आपने देखा कि कितने डिटेल में तरह से डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है कि किसको क्या चीज मिली, और इवन एक चीज बताई हुई है कि उस लैंड में है क्या, राइट। Now, unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. इसमें लिखा हुआ है कि 12th सेंचुरी के लिए थोड़ा सा अनयूजुअल था कि नॉर्मली उस टाइम पे इस तरह का काम देखने नहीं मिलता था कि कोई इंसान पूरी पोएम लिख रहा है किस बारे में, कि जितने भी लोगों ने कश्मीर पे रूल किया है उनकी एक हिस्ट्री थी, राइट। तो एक बड़ी सी पोएम थी संस्कृत में जिसमें कश्मीर के जो रूलर्स थे उनकी एक तरह से हिस्ट्री लिखी हुई थी। अब ये जो किस तरह लिखी थी, ये जो पोएम थी किस बेसिस पे लिखी गई थी, अलग अलग तरह के सोर्सेज को यूज किया गया था, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए, आई विटनेस हो गए कि
जिन लोगों ने उनको देखा था कि भाई क्या क्या वो राजा करते थे, किस तरह का काम करते थे, और पुरानी हिस्ट्रीज थी, जो कहानियां होती थी, उन सब के बेसिस पर उन्होंने ये पोएम लिखी। और किसने लिखी थी? वो है एक पोएट थे, एक ऑथर थे, जिनका नाम था कल्हाना, राइट। तो उन्होंने ये जो संस्कृत पोएम थी बड़ी सी, वो लिखी थी। बट एक चीज अलग थी इनकी पोएम में कि जो राइटर्स और प्रशस्ति होते थे, तो प्रशस्ति में जो राइटर्स थे वो सिर्फ तारीफ ही तारीफ करते थे कि हमारा राजा ऐसा था, उसने ये अचीव किया, वो इतना अच्छा था, इतना बहादुर था। तो सिर्फ तारीफ ही तारीफ होती थी प्रशस्ति में, जैसा कि नाम है इन द प्रेज ऑफ, की प्रशंसा ही करनी है। बट ये जो कल्हाना थे, उन्होंने जो पोएम लिखी थी उनमें उन्होंने तारीफ भी की थी, बट उन्होंने उनकी निंदा भी की थी, ठीक है, क्रिटिसिज्म भी किया था, जहां जहां उन्हें लगा कि भाई रूलर की जो पॉलिसीज वगैरह हैं जो सही नहीं है, तो उनके बारे में उन्होंने क्रिटिसिज्म भी किया, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पोएम में पूरा अकाउंट दिया था, मतलब उनकी अच्छी बातें भी बताई थी रूलर्स की, और एक रूलर की नहीं, वेरियस रूलर्स की जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया था, तो उनकी अच्छाई भी बताई, बुराई भी बताई। इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह जो ब्राह्मण्स थे वो प्रशस्ति लिखते थे, राजा की तारीफ में पोएम्स लिखते थे, और राजा जो है वो खुश होकर उन्हें लैंड ग्रांट दे दिया करता था, और उस लैंड में क्या क्या चीजें थी और किस तरह जो ब्राह्मण थे उनको हक दे दिया जाता था कि आप यहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, और काफी सारी और चीजों की जिम्मेदारी दे दी जाती। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, मतलब कि वेल्थ के लिए लड़ाई। अब हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि जो राजा महाराजा थे जो लड़ाई लड़ते थे वो किस लिए लड़ते थे, क्योंकि जिस भी एरिया में वो लड़ाई लड़ते थे तो उसके जितने भी रिसोर्सेज थे उस पे उनका कब्जा हो जाएगा। वो लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? किसी एरिया पे कब्जा पाने के लिए, अपने एरिया को एक्सपेंड करने के लिए। तो जिस भी एरिया पे वो कब्जा करेंगे उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, ट्रेड रूट है, राइट, लैंड है, लोग हैं, वो सब उसके अंडर एक तरह से आ जाएंगे। तो इसलिए लोग जो भी वेल्थ वगैरह होगी वहां पे वो भी उनके कंट्रोल में आ जाएगी, तो इसलिए लड़ाई करते थे, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगी लड़ाई क्यों करते थे, वाई पीपल यूज टू फाइट, राइट। तो हमने देखा कि जो हमने अभी मैप देखा था, यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग डायनेस्टीज को एक पर्टिकुलर एरिया में दिखाया हुआ है कि इनका, जैसे यहाँ पे आप राष्ट्रकूटास देखोगे तो इनका ये वाला एरिया में दिखाया हुआ है, छोला चेरा पांड्यास जो है ये वाले एरिया में दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब है दिखाने का, कि ये है कि जो जनरली इन डायनेस्टीज के अंडर ये वाला एरिया रहता था जहाँ पे दिखाए हुए हैं। और आप देखोगे कि जो रेड रेड ऐसी बाउंड्री है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर्स। ये जो फ्रंटियर्स थे, जो बाउंड्रीज थी, ये चेंज होती रहती थी, बट नॉर्मली इन डायनेस्टीज के अंदर ये वाला एरिया रहता था। तो इनके अंदर एक तो एरिया रहता ही रहता था कि भाई हमारे अंदर जनरली ये वाला एरिया है, हम इस एरिया पे राज करते हैं। बट क्या ये लोग इतने में सेटिस्फाइड रहते थे कि भाई इतना है तो बस इतना ही ठीक है, हमें और नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता था। तो ये लोग लड़ते रहते थे कि इनके अंडर और ज्यादा एरिया आ सके, ये लोग अपनी वेल्थ और ज्यादा बढ़ा सके। तो वो लोग कोशिश करते रहते थे कि वो लोग दूसरे एरियाज पे भी अपना कंट्रोल कर सके। अब ऐसा ही एक एरिया है, एक ऐसी ही बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जिसके लिए बहुत सारे राजा थे, वो लड़ते रहते थे कि उस पर वो कंट्रोल कर लें। कौन सी सिटी है वो है सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली, ठीक है। तो जो कन्नौज सिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी थी। तो इस कन्नौज सिटी पे कब्जा पाने के लिए बहुत ही सदियों तक जो अलग अलग रूलर्स थे, अलग अलग डायनेस्टीज से जो बिलोंग करते थे, जैसे कि गुर्जरा प्रतिहारा के जो रूलर्स थे, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, पाला डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, उन लोगों ने बहुत सदियों तक लड़ाई की कन्नौज पे जीत प्राप्त करने के लिए, कन्नौज को अपने अपने कब्जे में करने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि इसमें मेनली तीन जो डायनेस्टी थी, थ्री पार्टीज इन्वॉल्व थी, इसीलिए हिस्टोरियंस इसको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राईपार्टाइट मतलब थ्री, जिसमें तीन लोग या तीन ग्रुप इन्वॉल्व हो, और स्ट्रगल मतलब कि लड़ाई जैसे होता है, राइट। तो आपके जो एग्जाम्स में आ सकता है 1-2 मार्क्स के लिए कि ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल को बताएं क्या है, तो ऐसा कुछ आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहारा थे, जो राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, वो लोग लड़ाई कर रहे थे किसके लिए, कन्नौज पे जीत प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए क्योंकि इसमें तीन लोग इन्वॉल्व थे तो इसको कह दिया ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। तो जो रूलर्स थे, आप देखोगे कि अगर आपके पास पैसा आता है, या फिर मान लो किसी के पास पैसा आता है, तो वो कैसे शो करता है कि भाई वो उसके पास बहुत पैसा है, बहुत अमीर है, वो बहुत महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लेता है, वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा लेता है, राइट। तो इस तरीके से वो अलग अलग चीजों से, महंगी महंगी घड़ियां पहन लेता है, बड़े महंगे से फोन ले लेता है, मतलब अलग अलग मटेरियलिस्टिक चीजों से वो कोशिश करता है दिखाने की कि वो अमीर है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ रूलर्स भी करते थे। तो उस टाइम पे तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं थी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो रूलर्स थे वो अपनी पावर को किस तरह शो करते थे कि भाई वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत वेल्दी हैं। वो लोग बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे। तो वो एक तरह से साइन था कि जो लार्ज टेम्पल्स वगैरह बनवाते थे वो इनकी पावर का साइन थे, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा वेल्दी है।
तो अब क्योंकि बड़े बड़े टेम्पल्स बनवा रहे हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा दान दक्षिणा मिलती थी, सोने की चांदी की मूर्तियां रखवाई जाती थी, तो बहुत ही वेल्दी सा सिस्टम रहता था। मतलब जो टेम्पल्स होते थे वो बहुत ही वेल्दी रहते थे, इनमें बहुत ज्यादा जो पैसा था, सोना चांदी बहुत ही रखा रहता था। तो इसीलिए जब कोई अटैक भी करता था तो वो क्या कोशिश करता था कि वो कैपिटल सिटी पे अटैक करे। वो मेनली किस पे करे, जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं उन पे उनको वो टारगेट करते थे कि अगर वो किसी के सिटी पे फोकस कर रहे हैं, मतलब टारगेट कर रहे हैं, तो उनका मेन फोकस क्या रहता था कि वो उनके जो टेम्पल्स हैं उनको अपने कब्जे में ले लें। ठीक है, अब क्यों कब्जे में ले लें, टेम्पल्स ही क्यों मेन टारगेट रहता था, क्यों? क्योंकि दो रीजंस है। पहली बात तो वो जो दूसरा राजा है जिसकी सिटी में वो टेम्पल बना है उसकी वो पावर का प्रतीक है। अब जो तुम्हारा ये पावर का प्रतीक है, अगर कोई उसी पे कब्जा कर लेगा तो एक तरह से क्या होगा कि उसने तुम पे कब्जा कर लिया। यही चीज कि अगर जिस राजा ने जो टेम्पल्स बनवाए हैं अगर उस पे कब्जा कर लेगा कोई दूसरा आके, तो एक तरह से वो कहेगा कि भाई तेरी ये पावर थी, मैंने इस पावर पे कब्जा कर लिया, मतलब एक तरह से मैंने तुम पे कब्जा कर लिया, राइट, कि तुम्हारी पावर को कंट्रोल कर लिया, तुम्हें अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, तो वो एक तरह से वही सिग्निफिकेंस हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे वेल्थ बहुत होती थी, तो दो कारणों से कि क्योंकि वो दूसरे राजा का पावर की सिग्निफिकेंट है, मतलब पावर का एक तरह से इंडिकेट करता है कि बहुत पावरफुल है, इस वजह से दूसरा यहाँ पे पैसा बहुत होता था। तो इन कारणों से लोगों का जो दूसरे कब्जा करने आते थे, जो अटैक करते थे, उनका मेन फोकस रहता था, टारगेट रहते थे टेम्पल्स। ठीक है, तो एक रूलर है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, जो कि अफगानिस्तान का जो जगह है गजनी, वहां पे। तो ये जो सुल्तान महमूद थे ये बहुत ही ज्यादा फेमस थे, किस लिए कि ये हमारे देश में आके रेड करते थे, हमारे जो टेम्पल्स वगैरह थे उन पे आके लूट मचाते थे। ठीक है, तो इन्होंने लगभग 997 से लेके 1030 तक इन्होंने रूल किया था। और जो सुल्तान महमूद है, इन्होंने सेंट्रल एशिया से लेके ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट है हमारा, मतलब इतने एरिया तक अपना पूरा साम्राज्य फैला चुका था, है ना। हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया तक ये आ चुका था। और ये क्या करता था, लगभग हर साल ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में रेड करता था। और इसका टारगेट अगेन क्या रहता था, वेल्दी टेम्पल्स, कि भाई जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा वेल्थ है, जो राजा का प्रतीक है वो उनकी पावर का, तो वो उनके टारगेट रहते थे, ये वो इन्हीं पे आके रेड करते थे। ठीक है, तो जैसे कि सोमनाथ टेम्पल जो है गुजरात में, ये इस पे बहुत ज्यादा रेड हुई है, राइट, बहुत ज्यादा लूटपाट मचाई गई है इस टेम्पल से लोगों ने। अब जो ये वेल्थ महमूद गजनी ले जाता था, ये करता क्या था, ये जो सुल्तान महमूद है ये उस पैसे को यहाँ लूट पाट के पैसे को ले जाता था और अपनी कैपिटल जो इसकी गजनी सिटी थी, जो कैपिटल सिटी थी, उसमें जाके लगा देता था। मतलब अपनी सिटी को बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा, मतलब नहीं, पूरा पैसा जो अपनी सिटी में लगवा देता था, कि ऐसा अपनी पावर को अगेन, कि वो अपनी पावर को शो करना चाहता था कि अगर उसकी सिटी बहुत सुंदर सी होगी, बड़े बड़े मंदिर होंगे, मतलब मंदिर तो नहीं, जो भी उनका होता है, तो वो सब चीजों में बनवाने में पैसा खर्च करते थे ताकि वो लोग अपनी पावर शो कर सकें। ठीक है, तो ऐसे ही करते थे। तो सुल्तान का मतलब यहाँ पे बताया गया है, सुल्तान जो है ये अरबिक टर्म है जिसका मतलब है रूलर। ठीक है, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा रेड की थी हमारे देश के टेम्पल्स पे। तो जो सुल्तान महमूद था, ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल्स ही कॉन्क्यूर्ड। मतलब कि जिन लोगों पर ये इंसान जीत प्राप्त करता था, कि ये बड़ा इंटरेस्टेड रहता था उन लोगों के बारे में जानने के लिए। और इसीलिए इसने क्या किया था कि इसने एक स्कॉलर था, अल बिरूनी उनका नाम था, तो उनको हायर किया था ताकि वो हमारे सब कॉन्टिनेंट का एक अकाउंट दे सके, उसके बारे में बता सकें डिटेल में। ठीक है, तो ये जो अरबिक वर्क है, इस किताब का नाम है किताब उल हिंद। ठीक है, इस बुक का नाम है जो कि अल बिरूनी ने लिखा था, जिसमें हमारे सब कॉन्टिनेंट का अकाउंट दिया है। वो कौन सी बुक है, किताबुल हिंद, राइट। और ये जो किताब उल हिंद है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे हिस्टोरियंस के लिए। और इस अकाउंट को लिखने के लिए अल बिरूनी ने बहुत सारे जो संस्कृत स्कॉलर्स थे उनकी भी मदद ली थी ताकि वो इस अकाउंट को बना पाए। अब जो दूसरे किंग्स थे जिनकी हम बात करें, जो वॉरफेयर में मतलब अलग अलग सिटीज के लिए लड़ते रहते थे, वो थे चामनास, जिनको की बाद में चौहान्स के नाम से जाना जाने लग गया। तो इन्होंने जो देलियन अजमेर के आसपास वाला इलाका है उसमें रूल किया था। और इन्होंने भी बहुत कोशिश की कि अपना जो एरिया है, अपना जो साम्राज्य है उसको एक्सपेंड कर सके। तो दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड गादवालाज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इन्होंने क्या किया, कोशिश की अपने अपने जो साम्राज्य है उसको बढ़ाने की, बट जो इन्होंने जब
ईस्ट एंड वेस्ट वाले इलाकों में भी जब कोशिश की साम्राज्य को फैलाने में, तो इनको चालुक्याज ने रोक दिया गुजरात में, मतलब वेस्ट वाले इलाके में इनको चालुक्याज ने रोक दिया, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले इलाके में इनको गादवलाज ने रोक दिया वहां पे, ठीक है। रोक दिया मतलब कि ये लड़े थे जाके बट हार गए, ठीक है, जो चौहान थे वो हार गए इन लोगों से। तो द बेस्ट नोन चामना रूलर वॉज पृथ्वीराज थ्री, 1168 टू 1192। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, राइट। सो इन्होंने जो अफगान रूलर थे सुल्तान मोहम्मद गौरी, इनको हराया था 1191 में, ठीक है। बट अगले ही साल उनसे वो हार भी गए थे, मतलब कि जो पृथ्वीराज थे वो 1192 में हार गए थे मोहम्मद गौरी से, बट 1191 में उनसे जीत भी गए थे, ठीक है। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह जो लोग थे वो अलग अलग सिटीज के लिए लड़ाई करते रहते थे। अब वो लड़ते क्यों थे? क्योंकि उनको सबको अपना साम्राज्य बढ़ाना होता था, सबको वेल्थ अपनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी होती थी, तो वो इसलिए लड़ाई लड़ते रहते थे सिटीज पे कब्जा पाने के लिए। और सिटीज में फोकस किस पे रहता था? मेन टेम्पल्स पे। क्यों? क्योंकि टेम्पल्स जो है वो पावर का प्रतीक है और वहां पे वेल्थ भी बहुत ज्यादा है, राइट। अ क्लोजर लुक द छोलास। तो बेसिकली जो अभी हम सेक्शंस पढ़ेंगे उनमें हम चोला डायनेस्टी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह चोलास जो थे वो पावर में आए, किस किस तरह उन्होंने अलग अलग डेवलपमेंट्स की, उन्होंने आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुए इनके टाइम में, किस तरह एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुए, किस तरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था पूरा वो चलता था इनके राज में। तो ये सारी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे, राइट। तो आप मैप में देख सकते हो कि जो चोलास वाला एरिया था, मतलब जो चोलास के अंडर एरिया था वो मेनली ये वाला था, और यहाँ तक भी इन्होंने अपना एरिया फैलाया, यहाँ तक भी इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया। और ये जो बाउंड्री है ये फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर है, मतलब कि जो बाउंड्री थी ये घटती बढ़ती रहती थी, कभी इन्होंने कोई एरिया जीत लिया, किसी एरिया पे हार पा ली, तो इस तरह मतलब ये तो ऐसे ही चलता रहता था, इनकी बाउंड्रीज जो थी वो फिक्स नहीं थी, फ्लक्चुएट होती रहती थी, राइट। बट बेसिकली ये जो एरिया था पूरा आप देख सकते हो ये वाला चोलास के अंडर का था। नाउ फ्रॉम उरायूर टू थंजावुर, तो हाउ डिड द छोलास राइज टू पावर? ये जो छोलास थे वो पावर में कैसे आए? तो जो छोलास थे वो कोई शुरू में राजा महाराजा नहीं थे, राइट। ये एक माइनर चीफली फैमिली थी, मतलब ये एक पर्टिकुलर एरिया के जैसे चीफ होते हैं वो थे, जिन्हें की मुत्तरैयर कहा जाता था, और कावेरी जो डेल्टा था उस वहां के एरिया में ये चीफली फैमिली थी, वहां के एरिया के चीफ थी, और इन्हें मुत्तरैयर कहा जाता था। अब ये जो थे ये सबऑर्डिनेट थे पल्लवा किंग्स के। तो जैसे हमने राष्ट्रकूटास का देखा था कि जो राष्ट्रकूटास थे वो सबऑर्डिनेट थे चालुक्यास के, तो सिमिलरली ये मुत्तरैयर्स वर द सबऑर्डिनेट्स ऑफ पल्लवा किंग्स, मतलब जो पल्लवा डायनेस्टी के जो भी राजा वगैरह थे तो उनके सबऑर्डिनेट्स थे, ठीक है। तो एक राजा थे विजयालय, तो ये एंशियंट चीफली फैमिली जो थी छोलास की, उरायूर में रहते थे ये लोग, मतलब कि छोलास की एंशियंट फैमिली से विजयालय बिलोंग करते थे, ठीक है। मतलब ये सबऑर्डिनेट थे, राइट, उस टाइम पे, जो क्योंकि जो छोलास थे वो तो सबऑर्डिनेट थे, तो विजयालय ऐसे ही एंशियंट फैमिली जो थी छोलास की उससे बिलोंग करते थे, और इन्होंने मुत्तरैयर वाला जो एरिया है पूरा डेल्टा वाला, तो इसको अपने अंडर ले लिया था 9th सेंचुरी में, ठीक है। तो मुत्तरैयर और जो डेल्टा के आसपास वाला एरिया है उस पर विजयालय ने कब्जा कर लिया था, और उसके बाद एक टाउन बिल्ड किया जिसका नाम उन्होंने रखा थंजावुर, और उसमें एक टेम्पल भी बनाया निशुंभ सुदनी माता का, मतलब गॉडेस जो थी निशुंभ सुदनी, उनका उन्होंने एक टेम्पल भी बनवाया। अब जो सक्सेसर थे विजयालय के, सक्सेसर्स मतलब कि जो विजयालय के बाद आए थे उनके बेटे या उनके भी बेटे, इस तरह करके जो सक्सेसर थे विजयालय के, उन्होंने जो नेबरिंग रीजन थे, आसपास के जो रीजन्स थे उन पे भी कब्जा कर लिया, उनको अपने अंडर ले लिया, और धीरे धीरे इनका जो किंगडम था वो बड़ा होने लग गया और पावरफुल होने लग गया। तो इन्होंने जो पांड्यन जो किंग्स वगैरह थे, जो पल्लवा डायनेस्टी के जो अंडर रीजन्स आते थे, उन पे भी इन्होंने कब्जा किया, राइट, और उन्हें अपने किंगडम का पार्ट बना लिया। अब जो राजा राजा वन थे वो चोला रूलर्स में सबसे पावरफुल रूलर माने जाते हैं। तो ये राजा बने थे 985 में, और इन्होंने मतलब काफी ज्यादा एरिया अपने अंडर कर लिया था, और इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला सिस्टम है, मतलब कि जो एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको भी अपने तरीके से इन्होंने थोड़ा चेंज करवा लिया था। और राजा राजा का जो सन थे राजेंद्र वन, उन्होंने उनकी पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा, मतलब जो पॉलिसीज राजा राजा वन फॉलो कर रहे थे तो उन्हीं पॉलिसीज को राजेंद्र वन ने भी कंटिन्यू किया। और उसके बाद राजेंद्र ने जो गंगा वैली है, श्रीलंका है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उन पे भी कब्जा किया, वहां तक भी अपने साम्राज्य को फैला लिया था।
और इन एरियाज में एक्सपीडिशंस के लिए, मतलब जो ये मिलिट्री एक्सपीडिशंस होते हैं, अलग अलग जगह में कब्जा वगैरह करना, इस सब के लिए उन्होंने नेवी भी तैयार की थी। तो इस तरह जो चोला किंग्स थे वो पावर में आए, मतलब कि ये सबऑर्डिनेट्स थे पहले पल्लवास के, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने अपने एरियाज पे, जैसे नहीं इंडिपेंडेंट हमने पढ़ा था एकदम शुरुआत में कि जो सबऑर्डिनेट्स थे वो कोशिश करते रहते थे कि वो अपने किंग से इंडिपेंडेंट हो जाए, वो अपना एक साम्राज्य स्थापित कर ले। तो इसी तरह जो चोलास थे उन्होंने भी अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया, और धीरे धीरे उनके जो सक्सेसर्स थे उन्होंने काफी ज्यादा एरिया में वो लोग फैल गए, जीत प्राप्त करी और धीरे धीरे बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए, राइट। तो इस तरह ये लोग पावर में आए। स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स, तो इस सेक्शन में हम देखेंगे किस तरह चोला डायनेस्टी के टाइम पे जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ, किस तरह जो अलग अलग आर्ट एंड क्राफ्ट्स थे वो डेवलप हुए और उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन की। तो जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे थंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम के, जो कि राजा राजा और राजेंद्र ने बनवाए थे, तो वो एक तरह से बहुत ही सुंदर नमूना है आर्किटेक्चर का, कि बहुत ही अच्छे तरीके से किस तरह उस टाइम पे आर्किटेक्चरल सिस्टम था। अब जो छोला टेम्पल्स थे वो ज्यादातर मतलब न्यूक्लियाई बन जाते थे सेटलमेंट के। अब क्या होता है कि आप देखोगे कि आप भी कभी मंदिर वगैरह में गए होंगे तो वहां पे बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी शॉप्स लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम यहाँ पे जाते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, पूरी पूजा की थाली की जरूरत होती है, माला की जरूरत होती है ना, धूप अगरबत्ती ये सब चीजें, प्रसाद देना होता है, तो ये सब चीजों की जरूरत होती है। और जब वहां से लोग आएंगे तो वहां पे खरीद बेच करेंगे। कभी कभी हम एक निशानी खरीद के ले जाते हैं, राइट, जैसे आप वैष्णो देवी वगैरह जाओगे या फिर किसी भी ऐसी मंदिर वगैरह जाओगे तो वहां पे अलग अलग स्टॉल्स होते हैं जिनमें मूर्तियां वगैरह बेची जाती हैं, और हम खरीदते हैं। क्यों? ताकि हम एक तरह से अपनी एक याद लेके जा सके कि भाई हमने ये यहाँ पे खरीदी थी। तो इस तरह जो मंदिर है उसके आसपास बहुत सारी दुकानें वगैरह स्टैब्लिश हो जाती हैं। अब जब दुकानें स्टैब्लिश होती हैं तो ऐसा तो है नहीं कि लोग हजार हजार किलोमीटर से डेली अपनी दुकानें चलाने आएंगे। तो जब उनकी दुकानें वही हैं तो वो लोग रहना भी वहीं स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, उसी के आसपास। तो इस तरह से पूरी एक सेटलमेंट जो है वो बनने लगती है मंदिर के आसपास। और जब मंदिर इतने इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही फेमस हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं, तो और भी ज्यादा ये सिग्निफिकेंट हो जाता है कि जो सेटलमेंट है वो और ज्यादा डेवलप हो यहाँ पे। तो इसी तरह जो चोला टेम्पल्स थे वो एक तरह से सेटलमेंट्स का न्यूक्लियस बन चुके थे। वहां पे आसपास जो है पूरे लोग जो है सेटल होना स्टार्ट हो रहे थे, राइट। अब ये जो सेटलमेंट्स थे, जो मंदिर थे, ये थे सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। मतलब कि जो क्राफ्ट वाला पूरा सिस्टम था, जो क्राफ्ट का सामान था, एक तरह से जो मंदिर थे वो उसका सेंटर बन चुके थे। क्योंकि इसके आसपास हमें पता है लोग जो है वो भक्त हैं, वो यहाँ पे आएंगे, है ना, और वो पूजा पाठ करने आएंगे तो वो सामान भी खरीद के जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसलिए जो क्राफ्टमैन्स थे उन्होंने भी अपने अपने शॉप्स वगैरह जो सामान है वो यहाँ पे बेचना स्टार्ट कर दिया था, राइट। सो टेम्पल्स वर ऑल्सो इंडोर्ड विद लैंड बाय द रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। तो जो रूलर्स वगैरह होते थे या फिर जो रिच पर्सन होते थे, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज होती थी, वो लोग मंदिरों को दान में लैंड देते थे, ठीक है। क्योंकि जो मंदिरों में काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी तो चाहिए, मंदिर ऐसे तो चलेगा नहीं, तो मंदिर को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। वो कैसे आएगा? लैंड वगैरह से वो लोग अपना पैसा इकट्ठा कर लेंगे ताकि मंदिर चल पाए। सो इस लैंड से जो भी प्रोड्यूस वगैरह होता था, तो उस प्रोड्यूस से वो लोग जो भी स्पेशलिस्ट हैं, जो भी मंदिर में काम कर रहे हैं, प्रीस्ट हो गए, गार्लैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियन, डांसर, तो इन सबको मेंटेन करने के लिए, इन सबका पेट भरने के लिए या इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोड्यूस होता था इन लैंड से, उसको यूज किया जाता था, ठीक है। मतलब मंदिर को चलाने के लिए इन लैंड से जो भी फसल वगैरह होती थी उसको यूज किया जाता था, उसको बेचा जाता था ताकि पैसे वगैरह मिल जाए, ठीक है। तो हमने देखा कि मंदिर में कितने सारे काम होते हैं। प्रीस्ट होते थे, गार्लैंड मेकर, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स। तो एक तरह से जो टेम्पल्स थे वो सिर्फ और सिर्फ वर्शिप का ही प्लेस नहीं थे, सिर्फ पूजा पाठ करने की जगह नहीं थी, बल्कि पूरा हब था एक इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल लाइफ का, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे अलग अलग लोगों की दुकानें चल रही हैं, घर चल रहे हैं उनके उन दुकानों से। सोशल एंड कल्चरल लाइफ, किस तरह के लोग आके यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे डांस वगैरह हो रहा है, म्यूजिशियन, डांसर्स, ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से हम कहेंगे कि ये जो पूरा टेम्पल के आसपास जो सेटलमेंट थी, जो टेम्पल्स थे, वो सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ करने का एक सेंटर नहीं रह गए थे, जबकि ये पूरा इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ का एक हब बन चुके थे, केंद्र बन चुके थे, ठीक है। अमंग्स द क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद द टेम्पल्स, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राफ्ट उभर के आया वो था कि ब्रोंज इमेजेस,
ये बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्टिव आर्ट था और छोला ब्रिंज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। कि जो छोला परेड में ये जो ब्रोंज इमेजेस बनी है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि कितने सुंदर से ये जो पिक्चर बनी हुई है, कितने सुंदर से एक एक डिटेल इसमें दी हुई है। तो ये जो छोला की जो ब्रोंज इमेज थी, छोला परेड में जो ब्रोंज इमेजेस बनाई जाती थी, ये पूरे वर्ल्ड की फाइनेस्ट इमेजेस में से, फाइनेस्ट स्कल्पचर्स में से एक है। ठीक है, whilst most images were of deities, but कभी कभी क्या होता था कि डिवोटीज जो हैं उनकी इमेजेस भी बना दी जाती थी। मतलब कि ज्यादातर जो मूर्तियां बनती थी वो होती थी डेटीज की, मतलब देवी देवताओं की ज्यादातर इमेज बनाई जाती थी, बट कभी कभी भक्तों की इमेज भी बना दी जाती थी, ऐसा होता था। ठीक है, आप इस मूर्ति को देख सकते हो आप कि कितने सुंदर से बनी हुई है अपनी बुक में, और फिर इस मंदिर को देख सकते हो कि किस तरह इसमें पत्थर से स्टोन कार्विंग की हुई है, किस तरह इसका शिखर इतने सुंदर से बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हो, और जब भी आप घूमने जाओ तो इन सब चीजों को नोटिस जरूर करना। और जब आप कभी गंगईकोंडा चोलापुरम जाओगे, ये उसका टेम्पल है, तो अगर कभी आप जाओगे तो जरूर याद करना कि ये किसने बनवाया था, राजा राजा राजेंद्र ने बनवाया था। ठीक है, तो इन सब चीजों को रिलेट करना जो भी आपने पढ़ा है उससे, राइट। तो चोला परेड की ये जो ब्रोंज इमेजेस थी ये बहुत ज्यादा फेमस थी, और इस तरह से आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट काफी ज्यादा हुआ। ठीक है, चोला परेड में। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम एग्रीकल्चरल एंड इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चरल एरिया में किस तरह डेवलपमेंट हुई चोला परेड के टाइम। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, तो जो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुई थी चोला परेड में, तो इसके कारण जो चोला रूलर्स थे वो बहुत सारी अचीवमेंट्स कर पाए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के कारण ही बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो चोला रूलर्स अचीव कर पाए। तो जैसा कि आप इस मैप में देखोगे, जहाँ पे कावेरी रिवर में, तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गई हैं। जब ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिलेगी तो इसका जो भी पूरा डेल्टा बनेगा, तो आप देखोगे यहाँ पे इस तरह से पूरी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल के आ रही हैं और पूरा डेल्टा बन रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब ये सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज पूरे एरिया में फैल रही हैं, तो कभी कभी क्या होता था कि जैसे ये जो नदी है, जो ये भी नदियां निकल रही हैं, पूरी नदी कभी कभी वो ओवरफ्लो करती थी। और आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, जब कोई नदी ओवरफ्लो करती है, मान लो ये नदी है, ठीक है, और इसके साइड में जहाँ पे अभी पूरी लैंड है, ठीक है, साइड साइड में इसके पूरी लैंड है, बट मान लो ये ओवरफ्लो हो गई। अब जब ये ओवरफ्लो होगी तो पानी जो है पूरा यहाँ तक फैल के आ जाएगा पूरा, मान लो, राइट। अब जब ये पानी यहाँ पे फैलेगा तो सिर्फ पानी ही नहीं आएगा, पानी जो है अपने साथ मिट्टी, रेत मिट्टी सब लाएगा, और जब यहाँ पे पूरी एकदम रेत 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 हो जाएगा, मतलब मिट्टी हो जाएगी, तो वो फर्टाइल लैंड बनेगी। ठीक है, अब पानी तो वापस चला जाएगा, पानी तो जो है वो यहाँ पे आया, पहले कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहा, ठीक है, ओवरफ्लो हुआ, और वापस से वो जब नदी का लेवल, पानी का लेवल कम होगा, तो पानी सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा, वापस से नदी में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी रह जाएगी, और वो मिट्टी क्या होगी, फर्टाइल लैंड। ठीक है, तो ये जो पानी है, ये जो पूरा एरिया बनता है, इसलिए राइस की, स्पेशली राइस की कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा एरिया बनता है, फेवरेबल एरिया बनता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, फर्टाइल लैंड है, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे कल्टीवेशन जो है बहुत अच्छी हो पाती है, राइट। तो ये वाला जो एरिया है वो एकदम बहुत ही ज्यादा प्रॉपर है एग्रीकल्चर के लिए, बहुत फेवरेबल है, और पर्टिकुलरली हम बात करें तो कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। अब वैसे तो जो तमिलनाडु के दूसरे पार्ट्स थे वहां पे भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो रहा था, बट लगभग 5th और 6th सेंचुरी के बाद ही जो लार्ज स्केल कल्टीवेशन है वो स्टार्ट हुआ। मतलब कि लार्ज स्केल कल्टीवेशन जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया, एक तरह से बहुत ज्यादा, एक तरह से उसने रफ्तार पकड़ ली, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है लार्ज स्केल कल्टीवेशन कर रहे थे लगभग 5th और 6th सेंचुरी के बाद से। अब क्योंकि लार्ज स्केल कल्टीवेशन करेंगे तो उसके लिए जमीन भी चाहिए, अब जमीन कैसे आएगी, तो लोग जो है वो जंगलों को काटने लग गए। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स, तो बहुत सारे रीजन्स में जंगलों को काटना पड़ गया, और कहीं कहीं पे लैंड को लेवल करना पड़ा, कहीं कहीं पे मान लो ऐसे उबड़ खाबड़ लैंड है इस तरह की, तो इसमें तो कल्टीवेशन नहीं हो पाएगी, तो इसको पूरा प्लेन करना पड़ रहा था कि इसको एकदम लेवल कर दिया, राइट। तो ये करना पड़ रहा था, तो इस तरह से लोगों को बहुत सारी चीजें करनी पड़ी ताकि वो लार्ज स्केल कल्टीवेशन कर पाए। और अगर डेल्टा वाले रीजन में बात करें तो वहां पे एम्बैंकमेंट्स बनानी पड़ी। एम्बैंकमेंट जैसे तट बंद होते हैं, तट बांध होते हैं कि उसमें साइड में बांध वगैरह बना दिए जाते हैं ताकि ओवरफ्लो अगर वाटर हो तो उसको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, उसके बाद कैनाल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट की गई ताकि जो खेत हैं उन तक पानी पहुंचाया जा सके। और धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, लोग 2 क्रॉप्स, मतलब साल में 2 क्रॉप्स उगाने लग गए, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि इरिगेशन सिस्टम नहीं है,
क्योंकि अब कैनाल्स वगैरह बन गई हैं तो पानी जो है इरिगेशन अच्छे से हो पा रही थी, तो इसलिए लोग जो है वो 2 क्रॉप्स उगाते थे साल में। और बहुत सारे केसेस में क्या हो गया था कि जो क्रॉप्स थे उनको आर्टिफिशियली पानी देना, उनको आर्टिफिशियली वाटर देना इंपॉर्टेंट हो गया था, नेसेसरी हो गया था। और बहुत सारे अलग अलग मेथड्स इस टाइम पे यूज किए गए इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो किस तरह के मेथड्स की, बहुत सारे कुएं खोदे गए, कहीं कहीं पे बड़े बड़े टैंक्स बनवा दिए गए ताकि जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग चीजें जो हैं इस टाइम पर डेवलप हुई, तो इसीलिए इसमें क्या कहा गया कि जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट था इस टाइम पे बढ़ गया। और आप देखोगे कि जो प्लानिंग है पूरी इरिगेशन वर्क की, ये इतनी इजी नहीं है, इरिगेशन को करवाना इतना आसान नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है कि भाई मान लो कैनाल्स वगैरह भी, पहले तो ये सोचना पड़ता है कि इरिगेशन में करना क्या है, किस तरह खेतों तक पानी लाया जाए। अब सोचा मान लो कैनाल्स लानी है, तो कैनाल्स बनेंगी किस तरह, किस किस एरिया से निकलेंगी, ठीक है, फिर लेबर को अरेंज करना, रिसोर्सेज को अरेंज करना, फिर उन्हें मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, इन सब चीजों की मेंटेनेंस। तो इसमें बहुत ही ज्यादा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब की जरूरत होती थी। तो आप देखोगे कि ये सब काम अगर हुए हैं तो प्रॉपर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही हुए होंगे। तो उस टाइम पे लोग कितने दिमाग लगा के काम करते थे, ऐसा नहीं था कि पुराना जमाना है तो कोई एवं कर देंगे, नहीं, प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग सब कुछ होता था। और बहुत सारे जो न्यू रूलर्स आए और जो लोग भी थे गांव में, उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया ये इरिगेशन वगैरह वाले चीजों में डेवलपमेंट कराने के लिए, राइट। तो इस तरह इस परेड में हम देखेंगे कि जो चोलास के परेड में बहुत सारे जो चोलास थे वो अचीवमेंट ही इस वजह से कर पाए क्योंकि उनकी जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो गई थी। अब आप सोचोगे किस तरह चोलास जो थे वो बहुत सारी अचीवमेंट कर पाए। तो जैसे कि आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो रही है तो उसका मतलब क्या है, कि उसका मतलब फसल अच्छी होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो क्योंकि हमें पता है कि टैक्स लेते थे ये लोग प्रोड्यूस पे, या तो इन काइंड या तो इन कैश, जो भी है। अगर लैंड रेवेन्यू भी ले रहे हैं तो फार्मर कैसे पैसा दे पाएगा, जब उसकी फसल अच्छी होगी, उसको मार्केट में बेच के पैसा मिलेगा, तभी तो वो पैसा भी कमा पाएगा और तभी उसको टैक्स भी दे पाएगा। तो इस तरीके से जब राजाओं को चाहे इन काइंड, मतलब कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो चावल उगा रहे हैं, या तो चावल बहुत ज्यादा मिल रहे हैं या फिर पैसा मिल रहा है, लैंड रेवेन्यू अच्छे से मिल रहा है, तो जब पूरा रिसोर्स मिलेगा, जब उनको पैसा पूरा मिलेगा, तो वो काफी सारी चीजें कर पाएंगे, वो लड़ाइयां भी अच्छे से लड़ पाएंगे, वो बड़े बड़े मंदिर बनवा पाएंगे, है ना। तो बहुत सारे काम करवा पाएंगे और इस तरह और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में पैसा लगवा पाएंगे। तो इस तरीके से जो चोला किंग्स थे उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हुई एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के कारण, और इसलिए उन्होंने फोकस भी किया एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में, ताकि जो उनका साम्राज्य है वो अच्छे से चल पाए। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, तो वैसे तो हम जनरली पढ़ ही चुके हैं, जो ऊपर जो सेक्शन था एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, तो उसमें हमने देख ही लिया था कि किस तरह नॉर्मली एक किंगडम में एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, किस तरह जो टैक्सेस थे वो कलेक्ट किए जाते थे इन काइंड, इन कैश, ठीक है, ट्रेडर्स से रिवेन्यू लिया जाता था, पेजेंट से उनके प्रोड्यूस में से कुछ हिस्सा लिया जाता था। तो इस तरह से जो भी टैक्सेस वगैरह कलेक्ट होते थे उनके थ्रू पूरा एम्पायर, उनका जो किंगडम था वो चलता था। बट इस सेक्शन में हम स्पेसिफिकली छोला एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह छोला एम्पायर में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो चलता था। सो हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरह ऑर्गेनाइज था। तो जैसा कि हमने इससे जस्ट ऊपर वाले सेक्शन में पढ़ा कि धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई छोला एम्पायर के टाइम में, इस टाइम पे बहुत सारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स हुई, कैनाल्स वगैरह बनाई गई, वेल्स खोदे गए, तो इन सब चीजों से इरिगेशन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई। और क्योंकि इरिगेशन में डेवलपमेंट हुई तो जाहिर सी बात है जो फार्मर्स थे, जो पेजेंट्स थे, वो भी प्रॉस्पर हुए होंगे, क्योंकि उनकी फसल अच्छी हुई, फसल अच्छी हुई तो वो लोग बेक अच्छे से पाएंगे, उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर होते गए। तो धीरे धीरे जो सेटलमेंट्स थी ऑफ पेजेंट्स, वो उन जिनको कि उर कहा जाता है, ठीक है, तो सेटलमेंट्स ऑफ पेजेंट्स को क्या कहा जाता है, उर। तो वो प्रॉस्पर होती गई क्योंकि इरिगेशन और एग्रीकल्चर जो सिस्टम था उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। और धीरे धीरे जो प्रॉस्पेरस जो पेजेंट सेटलमेंट्स थी, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं नाडू, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट कॉल्ड नाडू। तो ये जो अलग अलग पेजेंट्स की जो सेटलमेंट्स थी, इनके साथ में जो यूनिट बनाए, अगर उनको साथ में जोड़ दें तो उनको नाडू कहते हैं। तो जो विलेज काउंसिल थी एंड जो नाडू थे, वो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते थे, जैसे कि डिस्पेंसिंग जस्टिस, मतलब कि किसी को जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करना है, किसी के झगड़े वगैरह सुलझाने हैं, तो वो चीज में ये लोग फंक्शन करते थे। और टैक्स कलेक्ट करने का भी काम करते थे विलेज काउंसिल और नाडू।
तो जो भी नाडू के जो भी अफेयर्स वगैरह रहते थे, मतलब कि जो भी काम वगैरह चल रहा है नाडू में, कोई भी डिसीजंस वगैरह लेने हैं या ये सब चीजें जो चल रही हैं, उनमें वेलेला कास्ट के जो रिच पेजेंट्स होते थे उनका काफी कंट्रोल रहता था। बट किसके सुपरविजन में रहता था? इन लोग का कंट्रोल तो रहता था, बट ऊपर से सुपरविजन रहता था जो सेंट्रल छोला गवर्नमेंट थी, तो उसके अंडर में वेलेला कास्ट के रिच पेजेंट्स का कंट्रोल रहता था, काफी कंट्रोल रहता था नाडू पे। और जो छोला किंग्स थे वो कभी कभी कुछ बड़े जमींदार होते थे, अमीर अमीर फैमिलीज होती थी, उनको क्या कुछ टाइटल्स दे देते थे, जैसे कि मुविंद वेलम, जिसका मतलब है अ विलेन और पेजेंट्स सर्विंग थ्री किंग्स, जो कि 3 राजाओं को सर्व कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ टाइटल्स दे दिए जाते थे मुविंद वेलम जैसे। इसके अलावा जैसे कि अरे यार, जिसे कि चीफ कहा जाता है, तो वो अपने हिसाब से जो भी रिच लैंड ओनर्स वगैरह होते थे उनको कुछ इस तरह के टाइटल्स दे दिए जाते थे एज अ मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। और उनको इम्पोर्टेंट ऑफिसेस सौंप दिया जाता था काम करने के लिए सेंटर एंड स्टेट लेवल पर। ठीक है, तो इस तरह से कुछ जो लैंड ओनर्स वगैरह थे, जैसे कि हमने पढ़ा कि पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता था, कि काम को दे दिया जाता था। अब काम करने के लिए किसको देंगे? जो इन्फ्लुएंशियल है, जिसके पास पावर है, जो लोगों पे एक तरह से कंट्रोल कर सकता है। तो इसीलिए जो वेलिल्ला कास्ट के, क्योंकि वो रिच पेजेंट्स होते थे, उनका कंसिडरेबल कंट्रोल होता था नाडू के अफेयर्स में, तो इसलिए उनको पहले तो रिस्पेक्ट करने के लिए उनको कुछ मतलब एज अ मार्कर ऑफ रिस्पेक्ट उनको टाइटल्स दे देते थे। और फिर उनको कुछ कुछ जैसे स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे कुछ ऑफिसेज होते थे, कुछ काम करने के लिए उनको दे दिया जाता था। राइट नाउ टाइप्स ऑफ लैंड, तो कुछ छोला इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं जिनमें कुछ अलग अलग कैटेगरीज की लैंड का जिक्र किया हुआ है, उनमें मेंशन है। राइट, तो किस किस तरह की अलग अलग कैटेगरीज ऑफ लैंड है? जैसे कि विलेन्नगाई, विलेन्नगाई में क्या है कि वो लैंड है जो कि नॉन ब्राह्मण पेजेंट्स के पास है। ठीक है, ऐसी लैंड जो कि नॉन ब्राह्मण लोगों के पास है, उसमें नॉन ब्राह्मण खेती करते हैं। दूसरी है ब्रह्मदेया। ब्रह्मदेय जैसे कि आपको कुछ कुछ तो नाम से ही पता चल जाएगा, ब्रह्म कौन, जैसे ब्राह्मण होते हैं, देया मतलब कि जिसको दिया गया है, तो लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, ऐसी लैंड जो कि ब्राह्मण्स को गिफ्ट की गई है। शाला भोगा, शाला भोगा होती है कि वो वाली लैंड जो कि स्कूल के मेंटेनेंस के लिए दी हुई है, मतलब ऐसी लैंड जिसके थ्रू स्कूल चल पाए। राइट, मतलब कि जो भी लैंड से खेती बाड़ी होगी, उससे जो भी पैसा मिलेगा उसको स्कूल के मेंटेनेंस में लगाना है। उसके बाद देवदाना तिरुना मत्तुकन्नी, तो ये वाली जो लैंड है वो किस लिए है? लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, कि देव को दान किया है, भगवान को दान किया है, तो क्या है? लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। उसके अलावा दूसरी है, मतलब लास्ट है पल्लीच छंदम, ये वाली वो लैंड है जो कि जैन इंस्टीट्यूशंस को डोनेट की है। तो ये कुछ अलग अलग कैटेगरीज ऑफ लैंड थी जो कि हमें छोला इंस्क्रिप्शंस में मिलती हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि जो ब्राह्मण्स थे उनको लैंड मिलती थी, यहाँ पे देखा ना हमने ब्रह्मदेया करके भी एक कैटेगरी थी, और तो उन लोगों को जो ब्राह्मण्स थे तो उनको भी लैंड गिफ्ट कर देते थे राजास। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ब्राह्मण्स को भी यहाँ पे लैंड मिलने लगी छोला एम्पायर में, तो जैसे जैसे दूसरे साउदर्न इंडिया के जो दूसरे पार्ट्स थे उनमें जिस तरह ब्राह्मण्स की सेटलमेंट बढ़ती जा रही थी, इसी तरह कावेरी वैली के आसपास भी ब्राह्मण्स की जो सेटलमेंट थी वो बढ़ गई, क्योंकि छोला डायनेस्टी वाले एरिया में भी धीरे धीरे लोग जो थे, जो ब्राह्मण्स थे, वो सेटल होने लग गए वहां पे। उन लोगों को क्योंकि लैंड्स वगैरह ग्रांट मिल रही हैं, लैंड गिफ्ट मिल रही हैं, तो धीरे धीरे उनकी सेटलमेंट्स भी कावेरी वैली वाले एरिया में बढ़ गई। तो हर एक जो ब्रह्मदेया थी, मतलब कि वो लैंड जो कि ब्राह्मण्स को दान की गई है, उस वाली लैंड को कौन देखता था, उसकी देखभाल कौन करता था? इट वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। तो जो बड़े बड़े ब्राह्मण लैंड होल्डर्स थे, जो बड़े ब्राह्मण जमींदार थे, वो लोगों की एक सभा थी, एक काइंड ऑफ कमिटी थी जो कि सारे अफेयर्स को देखती थी ब्रह्मदेया से रिलेटेड। ठीक है, और जो असेंबलीज थी वो काफी इफिशियंटली काम करती थी, और इनके जो भी डिसीजंस थे वो डिटेल में इंस्क्रिप्शंस पर लिखे जाते थे। और कहाँ पे लिखे, किस तरह के इंस्क्रिप्शंस? जैसे कि जो टेम्पल्स की वॉल होती थी उन पे लिख दिया जाता था, उन पे इंस्क्राइब कर दी जाती थी सारी डिटेल्स की उन्होंने किस तरह के डिसीजंस लिए हैं। और एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर नोन एज नागारामास आल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन। तो कभी कभी क्या होता था कि जो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स हैं, क्योंकि ये भी सिग्निफिकेंट लोग हैं, तो इन लोगों को भी कभी कभी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करने का मौका मिल जाता था। और एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर को क्या कहा जाता है? नागाराम्स। राइट, तो एक इंस्क्रिप्शन मिलती है उत्तरा मेरूर में, जो कि चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु के।
तो इस इंस्क्रिप्शन में काफी डिटेल मिलती है सभा से रिलेटेड कि किस तरह ये जो सभा थी वो ऑर्गेनाइज होती थी। तो द सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, गार्डन्स, टेम्पल्स एक्सेट्रा। मतलब अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमिटीज बना दी गई थी कि जो सभा है बहुत सारे लोग उसमें हैं, तो कुछ लोगों को एक चीज पे काम करने के लिए कह दिया गया, कुछ लोग की एक कमेटी बना दी और हर एक कमेटी को एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया गया कि आपको इस चीज पे फोकस करना है। You have to focus on gardens, you have to focus on temples, and you have to focus on irrigation work। तो इस तरह से उन लोगों को काम बांट दिया जाता था। तो अब आप सोचोगे कि बहुत सारे लोग होते होंगे जो कि मतलब इन सभाज में पार्ट ले सकते हैं, बन सकते हैं। तो क्योंकि अब होता क्या था कि सारे जो गांव के लोग हैं, सारे जो उर है, नाड़ू है, उसके जो लोग हैं वो तो कमिटीज में नहीं बन सकते ना, वो तो कमिटीज नहीं बना सकते। उनमें से कुछ ही लोग कमेटी बनाएंगे। ठीक है, जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो कुछ ही लोग बनाएंगे ना। तो होता क्या था कि जो भी लोग एलिजिबल हैं उनको एक तरह से लॉटरी के बेसिस पर नाम निकाले जाते थे ताकि कमेटी कमेटी में कौन कौन मेंबर रहेगा। तो क्या होता था कि जो भी लोग एलिजिबल हैं और जो भी कमेटी का मेंबर बनना चाहते हैं वो क्या करते थे, उनका सबका नाम लिख दिया जाता था एक स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीफ पे उनका नाम लिख दिया जाता था। फिर इन सभी टिकट्स को एक अर्थनवेयर पॉट में रख दिया जाता था। फिर एक छोटे से बच्चे को बुलाया जाता था और उसको कहा जाता था कि भाई एक एक करके टिकट निकालो। तो हर एक कमेटी के लिए एक एक करके टिकट निकाली जाती थी, नाम निकाले जाते थे, फिर उस बेसिस पे उनकी कमिटीज मेंबर्स बनते थे। मतलब कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती थी सिलेक्ट होने की, राइट। अब अभी अभी हमने देखा कि किस तरह मतलब जो भी एलिजिबल लोग होते थे उनका पाम लीफ पर नाम लिख दिया जाता था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एलिजिबल होता कौन था, हु कुड बी अ मेंबर ऑफ सभा, कि सभा का मेंबर बन कौन सकता था। तो जो उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन है उससे ये भी पता चलता है कि मतलब क्या क्राइटेरिया था मेंबर बनने का। तो ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच द लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, कि वो एक लैंड के ओनर होने चाहिए और उस लैंड से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता हो। ठीक है, वो उनके पास खुद के घर होने चाहिए, वो 35 से लेके 70 ईयर्स की एज के होने चाहिए। उनको वेदास की नॉलेज होनी चाहिए। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं उनसे वो वेल वर्स्ड होने चाहिए, मतलब उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के बारे में काफी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। वो लोग ऑनेस्ट होने चाहिए। और अगर कोई इंसान लास्ट 3 सालों में कमेटी का मेंबर रह चुका है तो वो इस बार कमेटी में अपना नाम नहीं दे सकता है। तो इस तरह होता था। और कोई ऐसा पर्सन है जिसने अपने अकाउंट्स और अपने रिलेटिव्स वगैरह के बारे में नहीं बताया है तो वो इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता था। अब हमें अलग अलग इंस्क्रिप्शन से पावरफुल मैन, किंग्स वगैरह के बारे में तो पता चल जाता है, बट हमें ऑर्डिनरी पीपल के बारे में काफी कम जानने को मिलता है। तो एक पेरिया पुरनाम करके एक तमिल वर्क है 12th सेंचुरी का, तो उसमें से हमें पता चलता है कि उस टाइम के जो ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन की जो लाइफ थी वो किस तरह की होती थी। On the outskirts of Adanur was a small hamlet of Pulayas, a name used for the social group considered as outcast by the Brahmins and Villas। तो क्या होता था कि जो गांव आउटस्कर्ट मतलब कि जो बाहरी वाला इलाका है, राइट। तो गांव के जो बाहर वाला इलाका है, जो उसकी बाउंड्रीज है, वहां पे ये जो पुलैयास थे, पुलैयास वो लोग थे जिनको कि ब्राह्मण्स एंड वेलिल्लास जो है वो एक आउटकास्ट मतलब निचली जात करके समझते थे, उनको अपने से अलग रखते थे। ठीक है, तो वहां पे इनकी सेटलमेंट थी। तो ये जो एरिया था वो पूरा स्मॉल हट से एम्बेडेड था, मतलब यहाँ पे छोटी छोटी पुरानी हट्स थी। और यहाँ पे एग्रेरियन लेबरर्स थे इंगेज इन मैनुअल ऑक्यूपेशन, मतलब कि ऐसे कामों में लोग इंगेज थे जिसमें कि ज्यादा स्किल्स वगैरह की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो मतलब लोगों की यहाँ पे हालत थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लोग इतने वेल ऑफ फैमिली से नहीं थे यहाँ पे। पुरानी पुरानी हट्स थी। ठीक है, लोग जो है वो मैनुअल ऑक्यूपेशंस में इंगेज थे। So in the thresholds of the huts covered with the stripes of leather, little chickens moved about in groups। तो क्या था कि उनकी जो हट्स थी, थ्रेशोल्ड क्या होता है, एक तरह से जो दहलीज होती है, उन हट्स की जो दहलीज थी वो लेदर से ढकी हुई थी और वहां पे जो चिकन्स थे, जो मुर्गी के बच्चे थे, वो इधर उधर घूम रहे थे। और जो डाक बच्चे थे और उन्होंने ब्रेसलेट पहने हुए थे ब्लैक आयरन के। ठीक है, तो बच्चे जो थे वो इधर उधर उछल कूद कर रहे थे, छोटे छोटे पपीज को वो उनके साथ खेल रहे थे, उनको गोद में ले रहे थे। और वहीं पे पास में एक मरुदू ट्री था, मरुदू मतलब अर्जुना ट्री था, वहां पे एक फीमेल लेबरर ने अपने बच्चे को सुलाया हुआ था एक लेदर शीट बिछाकर। तो उसमें जो बच्चा था वो सो रहा था। और वहीं पे एक मैंगो ट्री भी था जिसकी ब्रांचेस से ड्रम्स लटके हुए थे। और वहां पे कोकोनट पाम्स भी थे।
एंड वहीं पे जो ग्राउंड में गड्ढे वगैरह हो रखे हैं वहां पे जो फीमेल डॉग्स हैं वो लेटी पड़ी हैं आफ्टर वेल्पिंग। वेल्पिंग मतलब कि आफ्टर गिविंग बर्थ टू देयर पपीज, तो वो वहां पे लेटी हुई हैं। एंड वहीं पे जो रेड क्रेस्टेड कॉक्स हैं, जो मुर्गे हैं, अब वो वहां पे चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। और शाम होते होते जो कांजी ट्री की शेड में जो पुलैयार विमेन हैं वो गाना गा रही हैं और वो अपने पैडी को हस्त कर रही हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो धान होता है, जो चावल होता है, उसको धान में से निकालना होता है, तो वो काम वो कर रही हैं। तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको एक एक लाइन टू लाइन चीज समझा सकूं कि इसमें किस तरीके से पूरा सीन दर्शाया हुआ है कि उस टाइम पे वहां पे क्या हो रहा था। तो हमने राजा महाराजाओं की लाइफ के बारे में तो बहुत बार पढ़ा है, हिस्ट्री में यूजुअली राजा महाराजा की लाइफ के बारे में पढ़ने मिलता है, इंस्क्रिप्शंस में राजा महाराजा के बारे में लिखा मिलता है। बट आम जो लोग हैं उनके बारे में इतनी जल्दी जानकारी नहीं मिलती, उनकी जानकारी जो हमें नॉर्मल कहानी वगैरह से देखने मिलती है। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूं कि इसमें क्या लिखा है। तो एक तरह से आप नॉर्मल गांव का सीन इमेजिन कर सकते हो कि वहां पे हो क्या रहा था। कुछ आउटस्कर्ट पे कुछ लोगों को एकदम आउटकास्ट किया हुआ है। लोग जो है उनको जैसे नहीं अपने से अलग समझते हैं, उनको निचली जात समझते हैं, तो इसलिए उनको गांव से एकदम अलग रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है। वो लोग ऐसे कामों में उलझे हुए मतलब इन्वॉल्व हैं जिनमें इतनी ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं होती, जो छोटे मोटे काम होते हैं, लेबर वगैरह, इन सब में इन्वॉल्व है। वहीं पे बच्चे खेल रहे हैं, वहीं पे जो फीमेल डॉग्स वगैरह वो हैं, और मुर्गे वगैरह पूरे घूम रहे हैं। तो पूरा सीन आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह की उनकी लाइफ होगी। तो मेरे को लगता है कि आज भी काफी सारे गांव में आप इस तरह की लाइफ देख सकते हो कि सब अपने अपने काम में लगे पड़े हैं, लेबरर वगैरह हैं। तो आप इस तरह का देख सकते हो, रिलेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ खास अलग सा नहीं दिखाया है इसमें कि हाँ नॉर्मल जो आम लोगों की जिंदगी होती है ऐसी इसमें नजर आती है। और इसके थ्रू हमें देखने को मिला कि चोला एम्पायर में जो अ, उस टाइम के ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन थे उनकी किस तरह से लाइफ होती थी। नाउ लेट्स रीड अबाउट द एल्सवेयर। सो चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी। तो चाइना में एक एम्पायर था जो कि टैंग डायनेस्टी के अंडर स्टैब्लिश हुआ था। और ये वाला जो एम्पायर था, जो टैंग डायनेस्टी थी, ये लगभग 300 सालों तक पावर में रही। फ्रॉम 7th टू 10th सेंचुरी, मतलब 7 से लेके जो 10वीं शताब्दी थी उस टाइम तक टैंग डायनेस्टी पावर में थी। इसकी कैपिटल जो जियान थी वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटीज में से एक थी, और उसको अलग अलग जो देश के लोग थे, तुर्क्स, ईरानियंस, इंडियन, जापानीज, कोरियंस, तो सबने उनको विजिट किया था, सब वहां पे गए हुए थे। तो अगर टैंग एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें एक ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटेड सिस्टम था। क्या होता था कि जो भी लोग ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, जिनसे भी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करवाना है, उनको एक एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूट किया जाता था। जैसे कि आज भी होता है ना कि गवर्नमेंट एग्जाम्स देने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसी तरह उस टाइम पे क्या होता था कि ब्यूरोक्रेसी में रिक्रूटमेंट कैसे होती थी, एग्जामिनेशन के थ्रू होती थी। और वो सबके लिए ओपन था। ऐसा नहीं था कि जैसे हमने इसमें क्राइटेरिया देखा था चोला डायनेस्टी के केस में कि वो 35 टू 70 ईयर्स का होना चाहिए, तो इस तरह का कोई क्राइटेरिया इतना नहीं था हार्ड एंड फास्ट। तो जो भी उसमें अपेयर होना चाहते हैं वो अपेयर हो सकते थे। और ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कुछ चेंजेस इसमें हुए थोड़े बहुत, और ये कब तक रहा, ये 1911 तक ये सिस्टम चलता रहा वहां पे। तो हमने देखा कि जो चाइना में जो टैंग डायनेस्टी थी उसके अंडर ब्यूरोक्रेसी का जो एडमिनिस्ट्रेटिंग का सिस्टम था वो कितना अलग था। और सब जगह के अपने अपने सिस्टम्स इवॉल्व होते हैं। जैसे कि इसमें सभा का हमने देखा कि किस तरह जो लोगों को लॉटरी के थ्रू सेलेक्ट किया जाता था, इसमें एग्जामिनेशन के थ्रू सेलेक्ट किया जाता था। तो धीरे धीरे अपने एरिया के हिसाब से आइडियाज, नए नए आइडियाज इमर्ज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीजें चेंज होती हैं। So with this, we come to the end of our chapter number 2 of class 7th history. I hope you like this video, and if you do, then please give it a thumbs up. And if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. And we will meet in the next video with a new topic. Till then, keep working hard, keep studying, and take care of yourself and your family. So we'll meet soon. Bye bye, and thank you.